नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 का अध्याय 5। ठीक है, व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपकी पुस्तक में आप देख पा रहे होंगे ऊपर एक बॉक्स दिया गया है। सबसे पहले इस बॉक्स को हम पढ़ते हैं, क्या है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। आओ कुछ खरीदारी करते हैं। रीता ने अपने गांव की सहेली रेखा को जगाया, जो कि छुट्टियों में दिल्ली आई हुई है। ठीक है, अपनी आंखें मलते हुए रेखा बोली, इस आधी रात में इस समय कौन अपनी दुकान तुम्हारे लिए खोले बैठा होगा? ओह, शायद मैं तुम्हें यह ठीक से नहीं बता सकी, रीता बोली। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं तो इंटरनेट पर ऑनलाइन खरीदारी की बात कर रही हूँ। हाँ, मैंने भी ऑनलाइन खरीदारी के बारे में सुना है, लेकिन कभी की नहीं। और रेखा सोचने लगी, इंटरनेट पर क्या बेचते होंगे? वह सामान को खरीदारों के पास कैसे पहुंचाते होंगे? उनके भुगतान का क्या होता होगा? और इंटरनेट अब तक गांवों में लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाया? जब तक रेखा इन प्रश्नों में उलझी रही, तब तक रीता ने लॉग ऑन प्रवेश कर चुकी थी भारत के एक अग्रणी ऑनलाइन खरीदारी मॉल में। अब वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन कुछ भी हो सकता है ना। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे और सबसे पहले देखते हैं परिचय। ठीक है, पिछले दशक और उसके बाद व्यवसाय करने के तरीके में अनेक मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। व्यवसाय करने के तरीके को व्यवसाय पद्धति कहते हैं। ठीक है, व्यवसाय करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? व्यवसाय पद्धति। और उपसर्ग उभरते इस तथ्य को रेखांकित करता है। ठीक है, परिवर्तन अब यहाँ हो रहे हैं और ऐसी प्रवृत्तियां आगे भी बनी रहेंगी। यदि किसी को व्यवसाय का आकार देने वाली 3 सशक्त रुझानों की सूची बनाने को कहा जाए तो उसमें निम्न बातें शामिल होंगी। चलिए देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहली है अंकीकरण। ठीक है, डिजिटाइजेशन, उद्धरण, ध्वनि प्रतिकृतियों, वीडियो एवं अन्य विषय वस्तु का 1 और 0 की श्रृंखला में रूपांतरण, जिनका इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण हो सकता है। दूसरा है बाह्य स्रोतीकरण, आउटसोर्सिंग। ठीक है, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण, यानी कि भूमंडलीकरण। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में आप अध्याय 11 में विस्तार से पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम आपको पहली 2 घटनाओं अर्थात व्यवसाय का अंकीकरण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक शब्द है ये, जिसे इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय या फिर ई बिजनेस भी कहा जाता है। ठीक है, और व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण यानी कि बीपीओ से परिचित कराएंगे। यह सब करने से पहले इन दोनों व्यवसाय पद्धतियों के लिए उत्तरदायी तत्वों का संक्षिप्त विवेचन आवश्यक है। ठीक है, व्यवसाय की ये नई पद्धतियां नया व्यवसाय नहीं है, वरन ये तो व्यवसाय करने के नए तरीके हैं, जिनके कई कारण हैं। आप जानते हैं कि एक गतिविधि के रूप में व्यवसाय का उद्देश्य वस्तु एवं सेवाओं गतिविधि के रूप में व्यवसाय का उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में उपयोगिता एवं मूल्य का सृजन होता है, जिन्हें गृहस्थ एवं व्यावसायिक क्रेता अपनी आवश्यकता एवं इच्छा पूर्ति के लिए खरीदते हैं। व्यवसाय प्रक्रियाओं को उन्नत करने में प्रयत्न में, चाहे वह क्रय और उत्पादन, विपणन, वित्त एवं मानव संसाधन हो, व्यवसाय प्रबंधक और व्यवसाय चिंतक हमेशा कार्य करने के नए एवं बेहतर तरीकों को विकसित करने में लगे रहते हैं। व्यावसायिक फर्मों को अच्छी गुणवत्ता, कम मूल्य, तीव्र सुपुर्दगी और अच्छी ग्राहक सेवा के लिए ग्राहकों की बढ़ती मांग और बढ़ते प्रतिस्पर्धा दबाव को सफलतापूर्वक झेलने के लिए अपनी उपयोगिता, सृजन एवं मूल्य सुपुर्दगी क्षमताओं को मजबूत बनाना पड़ता है। इसके अलावा उभरती तकनीकों से लाभ प्राप्त करने की चाहत से भी आशय यही है कि एक गतिविधि के रूप में व्यवसाय लगातार विकसित हो। ठीक है, अब हम जानेंगे ई व्यवसाय के बारे में। यदि व्यवसाय शब्द को कई तरह की गतिविधियों, जिनमें उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य शामिल हो, के अर्थ में लिया जाए तो ई व्यवसाय को ऐसे उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के संचालन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क तंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी या उपभोक्ता के रूप में आप जिस नेटवर्क से भली भांति परिचित होंगे वह है इंटरनेट। जहां इंटरनेट एक सार्वजनिक व सुगम मार्ग है, वहीं फर्में नितांत निजी और अधिक सुरक्षित नेटवर्क का प्रयोग अपने आंतरिक कार्यों के अधिक प्रभावी एवं कुशल प्रबंधन के लिए करती हैं। ठीक है, ई व्यवसाय बनाम ई कॉमर्स क्या है ये? हालांकि अनेक मौकों पर ई व्यवसाय और ई कॉमर्स शब्द का प्रयोग समानार्थी शब्दों की तरह किया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं इन दोनों को एक दूसरे का सिनोनिम मान लिया जाता है।
ठीक है, पर इनकी अधिक सुस्पष्ट परिभाषाओं से दोनों में अंतर साफ हो जाएगा। जिस प्रकार व्यापार वाणिज्य के मुकाबले एक अधिक व्यापक शब्द है, उसी तरह ई व्यवसाय भी एक अधिक विस्तृत शब्द है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने वाले विभिन्न व्यावसायिक लेन देन और कार्य एवं लेन देनों का एक अधिक लोकप्रिय क्षेत्र जिसे ई कॉमर्स कहा जाता है भी शामिल है। ई कॉमर्स एक फर्म के अपने ग्राहकों और पूर्तिकर्ताओं के साथ इंटरनेट पर पारस्परिक संपर्क को सम्मिलित करता है। ठीक है, ई व्यवसाय न केवल ई कॉमर्स वरन व्यवसाय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा संचालित किए गए अन्य कार्यों जैसे उत्पादन, स्टॉक प्रबंध, उत्पाद विकास, लेखांकन एवं वित्त और मानव संसाधन को भी सम्मिलित करता है। ठीक है, इस प्रकार ई व्यवसाय स्पष्ट रूप से इंटरनेट पर क्रय एवं विक्रय अर्थात ई कॉमर्स से कहीं अधिक है। ठीक है, यानी कि ई व्यवसाय जो है वो ई कॉमर्स से काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, और कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने में लगेगा कि ई कॉमर्स जो है वो ई व्यवसाय का एक भाग ही है। अगला पॉइंट आता है हमारा ई व्यवसाय का कार्य क्षेत्र। ठीक है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि ई व्यवसाय का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। अधिकतर सभी व्यावसायिक कार्य जैसे कि उत्पादन, वित्तीय, विपणन और कार्मिक प्रबंधन और प्रबंधकीय गतिविधियां जैसे नियोजन, संगठन, नियंत्रण को कंप्यूटर नेटवर्क पर कार्यान्वित किया जा सकता है। ठीक है, ई व्यवसाय के कार्य क्षेत्र के अवलोकन की एक अन्य विधि इलेक्ट्रॉनिक लेन देनों में सम्मिलित व्यक्तियों एवं पक्षों के परिप्रेक्ष्य में इसे जांचना है। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में अवलोकन करने पर एक फर्म के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लेन देनों और नेटवर्कों के विस्तार को निम्न 3 दिशाओं में परिकल्पित किया जा सकता है। ठीक है, वो 3 दिशाएं कौन कौन सी हैं आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ से आप इस चित्र को समझ सकते हैं, व्यवसाय से व्यवसाय ई वाणिज्य। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक व्यापारिक संगठन है, यहाँ पे जो आपको बना के यहाँ दिया हुआ है, इनकी एक वेबसाइट है अपनी। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे इन्होंने अपनी ऑर्डर की सारी प्रक्रिया डाल रखी है इस व्यापारिक संगठन ने। ठीक है, अब ये जो थोक विक्रेता है इसको कोई ऑर्डर देना है तो इसने वेबसाइट से ऑर्डर दे दिया। ठीक है, वेबसाइट से ऑर्डर दे के और यहाँ से अगर ये पेमेंट करना चाहे तो यहाँ पेमेंट कर दे, या फिर उसने ऑफलाइन पेमेंट की चेक के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से व्यापारिक संगठन जो है वो इनको माल भेज देगा यहाँ पे। ठीक है, थोक विक्रेता को यहाँ से माल इनके पास आ गया। अब थोक विक्रेता उस माल की बिक्री आसानी से कर सकता है उपभोक्ता को। ठीक है, तो ये है आपका व्यवसाय से व्यवसाय ई वाणिज्य। अब आगे क्या है, फर्म से फर्म अर्थात एक फर्म का अन्य व्यवसायों से पारस्परिक संवाद संपर्क। ठीक है, जहां पे फर्म से फर्म में संवाद हो रहा है या फर्म को फर्म से सामान लेने की भी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इसके बाद आता है फर्म से ग्राहक अर्थात एक फर्म का अपने ग्राहकों से पारस्परिक संवाद संपर्क। और थर्ड पॉइंट आता है इसका अंतः बी अथवा फर्म की आंतरिक प्रक्रियाएं। ठीक है, प्रदर्श 5.1 में ई व्यवसाय में समाहित पक्षों के नेटवर्क एवं पारस्परिक संपर्क संवाद का सारांश दर्शाया गया है। ठीक है, ई व्यवसाय के विभिन्न घटकों के बीच अंतर एवं अंतः लेन देनों का संक्षिप्त विवेचन नीचे किया गया है। क्या है, सबसे पहले समझते हैं हम फर्म से फर्म कॉमर्स। ये क्या है, यहाँ ई कॉमर्स लेन देनों में शामिल दोनों पक्ष व्यावसायिक फर्में हैं, इसलिए इसे फर्म से फर्म अर्थात व्यवसाय से व्यवसाय नाम दिया गया है। ठीक है, उपयोगिता सृजन अथवा मूल्य सुपुर्दगी के लिए किसी व्यवसाय को अन्य अनेक व्यावसायिक फर्मों से पारस्परिक संवाद करना होता है, जो कि पूर्तिकर्ता अथवा विविध आगतों के विक्रेता हो सकते हैं अथवा उस माध्यम का हिस्सा हो सकते हैं जिसके द्वारा फर्म अनेक उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप एक ऑटोमोबाइल उत्पादनकर्ता को ऐसी स्थिति में अधिक संख्या में कलपुर्जे के संग्रहण की आवश्यकता होगी जब वह कहीं और ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के आसपास या फिर विदेश में निर्मित होते हों। ठीक है, एक पूर्तिकर्ता पर निर्भरता समाप्त करने के लिए ऑटोमोबाइल फैक्ट्री को अपने प्रत्येक कलपुर्जे के लिए एक से अधिक विक्रेता खोजने होंगे। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग क्रय आदेश, ऑर्डर देने, उत्पादन के निरीक्षण और कलपुर्जों की सुपुर्दगी और भुगतान करने के लिए किया जाता है। इसी तरह एक फर्म अपनी वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने और उसमें सुधार लाने के लिए अपने स्टॉक की आवाजाही पर उस समय भी वास्तविक नियंत्रण रख सकता है जब ऐसा हो रहा हो। ठीक है, साथ ही वह विभिन्न स्थानों पर स्थित मध्यस्थों को भी नियंत्रित कर सकता है।
अब इसका उदाहरण देखिए कि एक माल गोदाम से वस्तुओं के प्रत्येक प्रेषण और अपने पास स्थित स्टॉक का निरीक्षण किया जा सकता है तथा जब और जहां आवश्यक हो वस्तुओं की पुनः पूर्ति निश्चित की जा सकती है, या फिर विक्रेता के माध्यम से ग्राहक की वांछित आवश्यकताओं को फैक्ट्री में पहुंचाकर ग्राहकों के हिसाब से उत्पादन के लिए उत्पादन प्रणाली में भेजा जा सकता है। ई कॉमर्स का प्रयोग सूचना प्रलेखों के साथ ही मुद्रा हस्तांतरण की गति में वृद्धि के लिए भी किया जाता है। ठीक है, यानी कि ई कॉमर्स से केवल ये फायदा नहीं है कि आप जो है अपने प्रलेखों को ही आवाजाही कर सकते हैं, उसमें उसके द्वारा आप मुद्रा हस्तांतरण भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग भी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गई है। ठीक है, अब आता है हमारा ऐतिहासिक रूप से ई कॉमर्स शब्द का मूल आशय इलेक्ट्रॉनिक डेटा अंतर विनिमय, ठीक है, EDI तकनीक का प्रयोग कर व्यावसायिक प्रलेखों जैसे क्रय आदेशों अथवा बीजकों को भेजकर एवं प्राप्त कर फर्म से फर्म लेन देनों को सुगम बनाना है। इसके बाद आता है हमारा फर्म से ग्राहक कॉमर्स। जैसे कि नाम से ही निहित है, फर्म से ग्राहक यानी कि व्यवसाय से ग्राहक। लेन देनों में एक छोर पर व्यावसायिक फर्म और दूसरे छोर पर इसके ग्राहक होते हैं। हालांकि दिमाग में जो बात तुरंत आती है वह है ऑनलाइन खरीदारी, पर यह समझना चाहिए कि विक्रय विपणन प्रक्रिया का परिणाम है और विपणन की शुरुआत उत्पाद को विक्रय के लिए प्रस्तुत करने से बहुत पहले हो जाती है और इस उत्पाद की बिक्री के बाद तक चलती है। इस तरह फर्म से ग्राहक कॉमर्स में विपणन गतिविधियों जैसे गतिविधियों को पहचानना, संवर्धन और कभी कभार उत्पादों की ऑनलाइन सुपुर्दगी, उदाहरणार्थ संगीत एवं फिल्में का विस्तृत क्षेत्र शामिल होता है। ई कॉमर्स इन गतिविधियों को बहुत कम लागत परंतु उच्च गति से सुगम बनाता है। उदाहरण के लिए एटीएम ने धन की निकासी को तेज बना दिया है। आजकल ग्राहक बहुत समझदार हो रहे हैं और उन पर वांछित व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें न केवल ऐसी उत्पाद विशेषताएं चाहिए जो कि उनकी ज़रूरतों के अनुसार हों, वरन उन्हें सुपुर्दगी की सहूलियत और अपनी इच्छा अनुसार भुगतान की सुविधा भी चाहिए। ई कॉमर्स के प्रादुर्भाव से यह सब किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी दोस्तों आपको एक चित्र दिया गया है। यह आपको कुछ कुछ पिछले चित्र जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन वो था फर्म से फर्म का और ये है फर्म से ग्राहक का। तो आप देखिए इसमें व्यापारिक संगठन जो है उसको ऑर्डर सीधे तौर पर उपभोक्ता से प्राप्त हो रहा है उसकी वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि व्यावसायिक संगठन ने अपनी पूरी ऑर्डर प्रक्रिया इस वेबसाइट पे डाल रखी है। ठीक है, और यहाँ से ऑर्डर प्राप्त होने के बाद व्यापारिक संगठन जो कि विक्रेता है वो अपना सामान यहाँ से सीधे तौर पे उपभोक्ता को बेच देता है। साथ ही ई कॉमर्स का फर्म से ग्राहक रूप एक व्यवसाय के लिए हर समय अपने ग्राहकों के संपर्क में रहना संभव बनाता है। कंपनियां यह जानने के लिए कि कौन क्या खरीद रहा है और ग्राहक संतुष्टि का स्तर क्या है ऑनलाइन सर्वेक्षण करा सकती है। अब तक आपने यह धारणा बना ली होगी कि फर्म से ग्राहक व्यवसाय से ग्राहक तक का एक तरफा आवागमन है, परंतु यह भी ध्यान रखें कि इसका परिणाम ग्राहक से फर्म कॉमर्स भी एक वास्तविकता है जो ग्राहकों को इच्छा अनुसार खरीदारी की स्वतंत्रता उपलब्ध कराती है। ठीक है, ग्राहक कंपनियों द्वारा स्थापित कॉल सेंटरों का प्रयोग कर किसी भी समय बिना किसी अतिरिक्त लागत के निःशुल्क फोन कर अपनी शंकाओं का समाधान एवं शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस प्रक्रिया की खासियत यह है कि इन कॉल सेंटरों अथवा हेल्पलाइन की स्थापना स्वयं करने की आवश्यकता नहीं होती, वरन इनका बाह्य स्रोतीकरण किया जा सकता है। इस पहलू की चर्चा हम बाद में उस भाग में करेंगे जो व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण के विषय में है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अब आता है हमारा अंतः बी कॉमर्स। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक लेन देनों में सम्मिलित पक्ष एक ही व्यावसायिक फर्म के भीतर ही होते हैं, इसलिए इसे अंतः बी कॉमर्स नाम दिया गया है। जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि ई कॉमर्स और ई व्यवसाय में एक सूक्ष्म अंतर यह है कि ई कॉमर्स में व्यावसायिक फर्मों के इंटरनेट पर उसके पूर्तिकर्ताओं और वितरकों अन्य व्यावसायिक फर्मों के साथ फर्म से फर्म और ग्राहकों के साथ फर्म से ग्राहक पारस्परिक संप्रेषण सम्मिलित होते हैं, जबकि ई व्यवसाय में एक फर्म के भीतर विभिन्न भागों और व्यक्तियों के मध्य इंटरनेट के प्रयोग द्वारा पारस्परिक संपर्क एवं लेन देनों का प्रबंधन भी शामिल होता है। वृहद रूप से अंतः बी कॉमर्स के प्रयोग के कारण ही यह संभव हुआ कि फर्में लचीले उत्पादन की ओर उन्मुख हो सकी। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रयोग ने विपणन विभाग
के लिए यह संभव बनाया कि वह उत्पादन विभाग के सतत संपर्क में रहें और प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकता अनुसार उत्पाद प्राप्त करें। इसी तरह कंप्यूटर आधारित अन्य विभागों के मध्य नज़दीकी पारस्परिक संपर्क फर्म के लिए यह संभव बनाता है कि वह कुशल माल सूची और नगद प्रबंध, मशीनरी एवं संयंत्र के बृहद इस्तेमाल, ग्राहक क्रयादेशों के कुशल संचालन और मानव संसाधन के कुशल प्रबंधन के लाभ उठाएं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ई वाणिज्य के लाभ। तो व्यवसाय संगठन को क्या लाभ हो रहे हैं ई वाणिज्य के? सबसे पहले बाजार स्थान का राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक विस्तार हो गया। ठीक है, पहले क्या था कि जहां पे दुकानें हैं वहीं से वस्तु को क्रय किया जा सकता था। आज आप कहीं भी स्थित है, आपको वह सामान कोरियर के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, प्रचालन लागत में धीमी गिरावट, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में खींच, चंसस की सुविधा। ठीक है, प्रतिस्पर्धियों पर प्रतिस्पर्धा लाभ, उचित समय प्रबंधन तथा व्यवसाय प्रक्रिया को बल मिलना। इसके बाद आता है बड़ी फर्मों के साथ साथ छोटी फर्मों का सहअस्तित्व। ठीक है, तो ये तो हो गया व्यवसाय के लिए लाभ। अब देखते हैं हम ग्राहकों तथा समाज को क्या लाभ है। इसमें सबसे पहले आ जाती है लोचशीलता। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, छूट, मूल्य त्यागना, है ना, डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं इस पे। जैसे आप देखते होंगे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल आती ही रहती है नॉर्मली। अन्य विकल्प तथा पसंद, आपको एक ही जगह पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं चूज करने के लिए। त्वरित एवं समय अनुसार सुपुर्दगी, आपको उस टाइम पे एक डिलीवरी का समय दिखा दिया जाता है, तो आपकी अगर आवश्यकता है उसके अनुसार तो आप खरीद सकते हैं। उसके बाद आता है डिजिटाइज्ड उत्पाद, है ना, ग्राहकों अनुसार उत्पाद मिल जाते हैं। ई नीलामी की सुविधा मिल जाती है, रोजगार की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती हैं और दूर तक इसकी पहुंच भी है। ठीक है, तो आप अपनी पुस्तक में देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया है, एटीएम मुद्रा निकासी को गति देता है। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, ई कॉमर्स ने पूरी फर्म से ग्राहक प्रक्रिया को बहुत हद तक सुगम एवं गतिमान बनाया है। उदाहरण के लिए पूर्व में बैंक से अपना धन निकालना एक थका देने वाली प्रक्रिया हुआ करती थी। भुगतान प्राप्त करने से पहले व्यक्ति को प्रक्रियागत औपचारिकताओं की एक पूरी श्रृंखला से गुजरना होता था। एटीएम के आने के बाद अब यह सब तेजी से इतिहास बन चुका है। अब सबसे पहली चीज जो होती है वह यह है कि ग्राहक अपना धन निकाल सकता है और बाकी बची पार्श्व प्रक्रियाएं बाद में पूरी होती हैं। जिस प्रकार इंटरकॉम ऑफिस के अंदर मौखिक संप्रेषण को सुगम बनाता है, उसी प्रकार इंटरनेट संगठन की विभिन्न इकाइयों के मध्य पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय के लिए मल्टीमीडिया और यहाँ तक कि त्रिआयामी आलेखीय प्रेषण को सुगम बनाता है। इससे बेहतर समन्वय, तीव्र निर्णय और द्रुत कार्य प्रवाह संभव होता है। एक फर्म के अपने कर्मचारियों से पारस्परिक संपर्क के उदाहरण को लीजिए। कभी कभी इसे B2E कॉमर्स भी कहा जाता है। कंपनियां ई कॉमर्स द्वारा कर्मचारियों की भर्ती, साक्षात्कार और चयन, प्रशिक्षण, विकास और शिक्षा इत्यादि की ओर उन्मुख हो रही है। ग्राहकों से बेहतर पारस्परिक संप्रेषण के लिए कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक सूची पत्रों और आदेश पत्रों का प्रयोग कर सकते हैं एवं माल सूची की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वे ई डाक के द्वारा कार्य क्षेत्र रिपोर्ट भेज सकते हैं और प्रबंधन उन्हें वास्तविक समय आधार पर ग्रहण कर सकता है। वास्तव में आभासी निजी नेटवर्क तकनीक का आशय होगा कि कर्मचारियों को कार्यालय नहीं आना होगा, इसके बजाय कार्यालय एक प्रकार से उनके पास जाएगा और वे जहां हैं वहां से अपनी गति एवं समय सुविधा के अनुसार कार्य कर सकेंगे। बैठकें टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये बॉक्स खत्म होता है। तो हम अब चलते हैं अपने टॉपिक पे जो हम पढ़ रहे थे दोस्तों, ई व्यवसाय के विभिन्न घटकों के बीच अंतर एवं अंतः लेन देनों का संक्षिप्त विवेचन। ठीक है, उसमें हमारा चौथा पॉइंट है ग्राहक से ग्राहक कॉमर्स। यह व्यवसाय की उत्पत्ति ग्राहकों से होती है और उसका अंतिम गंतव्य भी ग्राहक ही है, इसलिए इसे ग्राहक से ग्राहक नाम दिया गया है। इस तरह का वाणिज्य उस प्रकार की वस्तुओं के लेन देनों के लिए अधिक उचित है जिनके लिए कोई स्थायी बाजार तंत्र नहीं है। उदाहरण स्वरूप किताबों अथवा कपड़ों की बिक्री नगद अथवा वस्तु विनिमय आधार पर की जा सकती है। इंटरनेट की बृहद स्थान उपलब्धता एक व्यक्ति को वैश्विक स्तर पर भावी खरीदार ढूंढने की अनुमति प्रदान करता है। इसके अलावा ई कॉमर्स तकनीक ऐसे लेन देन को बाजार प्रणाली सुरक्षा उपलब्ध कराती है जो कि अन्यथा लुप्त हो गई होती यदि क्रेताओं और विक्रेताओं को आमने सामने के लेन देनों में
अनामता पूर्वक संपर्क स्थापित करना होता। इसका एक सर्वश्रेष्ठ अत्युत्तम उदाहरण ईबे में मिलता है, जहां उपभोक्ता अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं दूसरे उपभोक्ता को बेचते हैं। ठीक है, इस गतिविधि को अधिक सुरक्षित एवं मजबूत बनाने के लिए अनेक तकनीकों का उद्भव हुआ है। ईबे सभी विक्रेताओं एवं क्रेताओं को एक दूसरे को आंकने की अनुमति देता है। ठीक है, यहाँ पे ईबे दिया गया है, बाकी और भी आज के टाइम में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि OLX है और क्विकर है, और ऐसी आज अनेकों एप्लीकेशंस हैं जिनके द्वारा विक्रेता से विक्रेता सामान की बिक्री हो रही है। ठीक है, इस प्रकार भावी खरीदार यह देख सकते हैं कि एक विशेष विक्रेता ने 2000 से अधिक ग्राहकों को बिक्री की है और उन सभी ने विक्रेता को अति उत्तम आंका है। ठीक है, एक अन्य उदाहरण में भावी खरीदार देख सकता है कि विक्रेता ने इससे पहले 4 बार बिक्री की है और सभी चारों ने विक्रेता को दयनीय आंका है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं तो उसमें रिव्यू का एक सिस्टम आता है और उसमें हमें स्टार देने होते हैं, है ना। तो अगर किसी को अच्छे स्टार मिले हुए हैं तो आपकी नज़र में वो सेलर अच्छा हो जाता है, और किसी को अगर दयनीय आंका गया यानी कम स्टार मिले हुए हैं तो ये हमारी शॉपिंग करने में जो है वो सहायता करते हैं। ठीक है, अन्य तकनीक भुगतान मध्यस्थ है। ठीक है, जिसका उद्भव ग्राहक से ग्राहक गतिविधियों के सहयोग के लिए हुआ है। पेपल इस तरह का एक अच्छा उदाहरण है। वैसे आजकल ऐसे बहुत सारी फाइनेंशियल एप्स हैं जो आपकी इसमें सहायता करती हैं। ठीक है, आगे कहता है कि किसी अनजान अविश्वसनीय विक्रेता से सामान सीधे खरीदने के बजाय क्रेता धनराशि सीधे पेपल के पास भेज सकता है। वहां से पेपल विक्रेता को सूचित कर देता है कि वह धनराशि तब तक अपने पास रखेगा जब तक कि वस्तुओं का लदान ना हो जाए और क्रेता द्वारा स्वीकृत ना कर ली जाए। पारस्परिक संपर्क वाले कॉमर्स का एक महत्वपूर्ण ग्राहक से ग्राहक क्षेत्र उपभोक्ता मंच पर दबाव समूहों का गठन भी हो सकता है। आपने याहू समूहों के बारे में तो सुना ही होगा, जिस प्रकार एक वाहन स्वामी यातायात जाम में फंसने पर अन्य लोगों को रेडियो पर उस स्थान की यातायात स्थिति संबंधित संदेश देकर सावधान कर सकता है। आपने FM रेडियो पर यातायात सूचनाएं जरूर सुनी होंगी, है ना, उसी का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। उसी प्रकार एक भुक्तभोगी ग्राहक एक उत्पाद सेवा विक्रेता से संबंधित अनुभवों को अन्य लोगों के साथ बांट सकता है और सिर्फ एक संदेश लिखकर और इसे पूरे समूह की जानकारी में लाकर अन्य लोगों को भी सावधान कर सकता है। ठीक है, और यह नितांत संभव है कि समूह दबाव के चलते समस्या का समाधान भी निकल आए। ठीक है, ई व्यवसाय से संबंधित उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ई व्यवसाय प्रयोज्यताएं विभिन्न एवं अनेक हैं। अब दोस्तों आपकी पुस्तक में एक बॉक्स दिया हुआ है, चलिए अब उसको पढ़ लेते हैं। ई कॉमर्स ने लोचदार उत्पादन और व्यापक स्तर पर उपभोक्ता अनुरूप उत्पादन संभव बनाया है। तो ये बॉक्स है आपकी बुक में। उपभोक्ता अनुरूप उत्पाद पारंपरिक रूप से दस्तकार को आदेश देकर बनवाए जाते थे, परिणामतः यह महंगे होते थे और सुपुर्दगी में भी अधिक समय लेते थे। औद्योगिक क्रांति से आशय यह है कि संस्थाएं व्यापक स्तर पर उत्पादन कर सकती थी और बृहद पैमाने पर उत्पादन के लाभ के कारण वे एक ही तरह के उत्पाद को कम कीमत पर उत्पादित कर सकती थी। वर्तमान में भी संस्थाएं उपभोक्ता अनुरूप उत्पाद एवं सेवाएं कम लागत पर प्रस्तुत कर सकती हैं। इसके लिए हमें ई कॉमर्स को धन्यवाद देना चाहिए। नीचे इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, चलिए अब एक एक करके हम उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको कुछ ऑनलाइन कंपनियों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे 401 के फोरम अमेरिका, है ना, उपभोक्ता अनुरूप शैक्षणिक विषय वस्तु एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित निवेश सलाह। ठीक है, फिर आता है एक्यूमेन कॉरपोरेशन, ये भी है अमेरिका की। इंटरनेट के प्रयोग से ग्राहकों की आवश्यकता अनुरूप विटामिन की गोलियां निर्मित की। ग्राहक जीवन शैली एवं स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं प्रश्न सूची में भरना। ठीक है, फिर आता है डेल, ये भी है अमेरिका की। अपने कंप्यूटर का निर्माण स्वयं कीजिए। फिर आता है ग्रीन माउंटेन एनर्जी रिसोर्स अमेरिका, विद्युत पूर्तिकर्ता पर जनरेटर नहीं, ग्राहक अपने लिए विद्युत साधन चुन सकते हैं, उदाहरण स्वरूप जल, सौर इत्यादि। इसके बाद आता है हमारा लिवाइस जीन्स, ये भी है अमेरिका का। सिली सिलाई जीन्स सेवा, वेबसाइट सेवा ग्राहकों की शिकायत के बाद स्थगित कर दी गई। अब सेवाएं फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। ये 49,500 विभिन्न आकार, 30 तरह की शैलियां और तकरीबन 15 लाख विकल्प
सिर्फ $55 की लागत पर उपलब्ध करवाती है। आदेश इंटरनेट द्वारा प्रेषित किए जाते हैं और जीन्स का उत्पादन एवं सुपुर्दगी 2-3 हफ्ते में की जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आता है एनवी नट्स बैड्रिफ वेस्टलैंड न्यूजीलैंड। वेस्टलैंड नीदरलैंड कई ट्यूलिप उगाने वालों को प्राकृतिक गैस की पूर्ति करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस में कंप्यूटर ग्रीन हाउस स्वामियों को तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, आर्द्रता, रोशनी एवं अन्य कारकों को अधिलागत रूप में नियंत्रित रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेशनल बाइसिकल जापान। ऑर्डर लेने के 2/3 दिनों के भीतर आवश्यकता अनुसार साइकिल निर्माण। ठीक है, साइमन एंड शस्टर अमेरिका। अध्यापक पाठ्यक्रम एवं छात्र की आवश्यकता के अनुरूप पुस्तकों का आदेश दे सकते हैं। जीरोक्स डॉक्यूटेक प्रिंटर्स आज 1,25,000 से अधिक उपभोक्ता अनुरूप पुस्तकों का सृजन करते हैं। इसके बाद आता है स्काईवे अमेरिका। संपूर्ण आदेश सुपुर्दगी प्रदान करने वाली एक वितरण कंपनी है। यातायात के विभिन्न स्रोतों एवं माध्यमों से एकत्रित माल को रास्ते में ही इकट्ठा कर एक आदेश के रूप में एक ही कागजी कार्यवाही के सेट के द्वारा स्टोर अथवा ग्राहक को सुपुर्द कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ग्राहकों को भी सुपुर्द करते हैं और स्टोर पे भी सुपुर्द करते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्मिथ लाइन बेखम। ये भी कहाँ है? अमेरिका में। ग्राहकों के लिए उनके आवश्यकता अनुरूप धूम्रपान रोकने वाले प्रोग्राम बनाती है। कॉल सेंटर प्रश्न सूची के प्रयोग द्वारा व्यक्तिगत संचार की एक श्रृंखला का सृजन। यहाँ पे हमारा ये बॉक्स समाप्त होता है और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब अगला टॉपिक यहाँ पे हमारा आ गया है ई व्यवसाय बनाम पारंपरिक व्यवसाय। ठीक है, अब तक आप यह विचार बना चुके होंगे कि किस प्रकार ई सामर्थ्य ने व्यवसाय करने के तरीकों में मूलभूत परिवर्तन कर दिया है। सारणी 5.1 पारंपरिक व्यवसाय और ई व्यवसाय के लक्षणों की तुलना को दर्शाती है। सारणी 5.1 में सूचीबद्ध ई व्यवसाय के लक्षणों का तुलनात्मक आकलन ई व्यवसाय के विशिष्ट लाभों एवं सीमाओं को इंगित करता है, जिनका विवेचन हम नीचे करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक बॉक्स और आपकी बुक में दिया गया है। तो पारंपरिक व्यवसाय और ई व्यवसाय में अंतर पढ़ने से पहले हम इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। इस बॉक्स में दोस्तों आपको कुल 5 पॉइंट समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए एक एक करके अब उन्हें हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा ई अधिप्राप्ति। ठीक है, इसमें व्यावसायिक फर्मों के मध्य इंटरनेट आधारित विक्रय लेन देन संबद्ध होते हैं, जिसमें विपरीत नीलामी, जो कि अकेले क्रेता व्यवसायी और उनके विक्रेताओं के मध्य ऑनलाइन व्यापार को सुगम बनाती है, और अंकीय बाजार स्थलों डिजिटल मार्केटप्लेस, जो कि क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्य ऑनलाइन व्यापार को सुगम बनाते हैं, भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है ई बोली और ई नीलामी। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आ गया यहाँ पे? ई बोली और ई नीलामी। बहुत सी खरीदारी वेबसाइटों पर अपने आप मूल्य प्रस्तुत करने की सुविधा होती है, ताकि आप वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बोली लगा सकें, जैसे कि एयरलाइन टिकटें। और कई बार आपने देखा होगा एमआई की वेबसाइट पे भी फ़ोन वगैरह बेचने के लिए या कोई नया प्रोडक्ट जब आता है तो उस पर भी वो बोली लगवाते हैं। ठीक है, इसमें ई निविदाएं भी शामिल होती हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी अपना निविदा मूल्य ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट ई संचार ई संवर्धन। ठीक है, इसमें उन ऑनलाइन सूची पत्रकों का प्रकाशन जो कि वस्तुओं की छवि प्रदर्शित करते हैं, बैनरों के द्वारा प्रचार, मत सर्वेक्षण और ग्राहक सर्वेक्षण इत्यादि शामिल होते हैं। सभाएं एवं सम्मेलन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट। ठीक है, जो कि क्या है? ई सुपुर्दगी। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फोटो, वीडियो, पुस्तकें, ई पुस्तकें और पत्रिकाएं, ई पत्रिकाएं और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री की कंप्यूटर प्रयोगकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी भी सम्मिलित होती है। यानी कि जब आप किसी को कोई सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कानूनी लेखांकन, वित्त एवं अन्य सलाहकारी सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं। इंटरनेट फर्मों को सूचना प्रौद्योगिकी जन्य सूचना सेवाओं को, जिनका विवेचन हम व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण में करेंगे, इनके मेजबान में इन्हें बाह्य स्रोतीकरण करवाने के अवसर भी उपलब्ध कराता है। अब आप हवाई जहाज और रेल टिकट भी अपने घर पर मुद्रित कर सकते हैं ना, ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में आपको मिल जाती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसका प्रिंट आउट निकालें ही, आप उसी सॉफ्ट कॉपी के आधार पे यात्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अंतिम और पांचवा
ठीक है, क्या है इसमें? ई व्यापार। इसमें प्रतिभूति व्यापार अंशों एवं अन्य वित्तीय प्रपत्रों का ऑनलाइन क्रय एवं विक्रय सम्मिलित होता है। उदाहरण के लिए शेरखान.com भारत की एक विशालतम ऑनलाइन व्यापार फर्म है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये बॉक्स समाप्त होता है। और अब चलिए हम पारंपरिक व्यवसाय एवं ई व्यवसाय में अंतर पढ़ते हैं। अंतर का आधार, ठीक है, पारंपरिक व्यवसाय, ई व्यवसाय। तो सबसे पहला आधार है निर्माण में आसानी। तो पारंपरिक व्यवसाय में निर्माण मुश्किल है, ठीक है। ई व्यवसाय में निर्माण सरल है। अगला अंतर का आधार है भौतिक उपस्थिति। पारंपरिक व्यवसाय में यह आवश्यक है जबकि ई व्यवसाय में आवश्यक नहीं है। इसके बाद आता है हमारा अवस्थिति संबंधी आवश्यकताएं। पारंपरिक व्यवसाय में कच्चे माल के स्रोत अथवा उत्पाद के लिए बाजार की संभाव्यता होनी चाहिए, ठीक है, जबकि ई व्यवसाय में अवस्थिति संबंधी आवश्यकताएं कुछ नहीं है। तो अगला आधार है हमारा अब प्रचालन लागत। अधिप्राप्ति और संग्रहण, उत्पाद विपणन और वितरण सुविधाओं में निवेश से संबंधित स्थायी दायित्वों के कारण उच्च लागत इसमें होती है। किसमें? पारंपरिक व्यवसाय में। जबकि ई व्यवसाय में निम्न लागत, क्योंकि भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि इसमें डिजिटल के माध्यम से जो उपभोक्ता है वह खरीदारी करता है, उसको सामने केवल चित्र दिखाई देते हैं। अगला आधार है हमारा पूर्तिकर्ताओं एवं ग्राहकों से संपर्क की प्रकृति। पारंपरिक व्यवसाय में परोक्ष मध्यस्थों के द्वारा ये संपर्क होता है, जबकि ई व्यवसाय में यह प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अगला आधार है हमारा आंतरिक संचार की प्रकृति। आंतरिक संचार की प्रकृति पारंपरिक व्यवसाय में लंबी अवधि की होती है, जबकि ई व्यवसाय में यह तुरंत यानी कि तत्काल होती है। इसके बाद अगला आधार है हमारा ग्राहकों आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगने वाला प्रत्युत्तर समय। तो पारंपरिक व्यवसाय में सोपान उच्च स्तरीय प्रबंध से मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध और प्रचालक द्वारा यह होता है, जबकि ई व्यवसाय में बिना सोपान के सीधा ऊर्ध्वाधर समांतर और विकर्ण संचार को अनुमति देता है, ठीक है। अब अगला आधार है हमारा संगठनात्मक ढांचे का आकार। आदेश की श्रृंखला अथवा सोपान के कारण ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबा होता है, ठीक है, जबकि ई व्यवसाय में सीधे आदेश एवं संचार के कारण समस्तर यानी कि समतल होता है, क्योंकि इसमें उपभोक्ता विक्रेता से सीधे संपर्क में सरलता से आ जाता है, ठीक है। अगला आधार है हमारा व्यावसायिक प्रक्रियाएं एवं चक्र की लंबाई। तो पारंपरिक व्यवसाय में अनुक्रमिक पूर्वता क्रमानुसार संबंध अर्थात क्रय उत्पादन प्रचालन विपणन विक्रय, इसलिए व्यवसाय प्रक्रिया चक्र लंबा होता है, क्योंकि इसमें एक एक स्टेप वाइज काम होते हैं, ठीक है। जबकि ई व्यवसाय में विभिन्न प्रक्रियाओं की सकालिकता व्यवसाय प्रक्रिया चक्र इसलिए छोटा होता है, क्योंकि इसमें जो हमारे मीडिएटर हैं वो लगभग खत्म ही हो जाते हैं। अगला आधार है हमारा अंतर व्यक्तिक स्पर्श के अवसर। तो यह है पारंपरिक व्यवसाय में बहुत अधिक होते हैं और जबकि ई व्यवसाय में बहुत कम होते हैं। अगला अंतर का जो हमारा आधार है वह है उत्पादों के भौतिक पूर्व प्रतिचयन के अवसर, ठीक है। तो यह है पारंपरिक व्यवसाय में बहुत अधिक होते हैं, ठीक है, जबकि ई व्यवसाय में कम। हालांकि अंकीय उत्पादों के लिए अत्यधिक अवसर आप संगीत, पुस्तकों, पत्रिकाओं, सॉफ्टवेयर, वीडियो इत्यादि पूर्व प्रतिचयन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला अंतर का आधार हम देखते हैं जो कि है वैश्वीकरण में आसानी। पारंपरिक व्यवसाय में यह बहुत कम है, जबकि ई व्यवसाय में बहुत अधिक, क्योंकि साइबर क्षेत्र सही में सीमा विहीन है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला अंतर का आधार है हमारा सरकारी संरक्षण। पारंपरिक व्यवसाय में यह कम हो रहा है, जबकि ई व्यवसाय में बहुत अधिक, क्योंकि सूचना तकनीक क्षेत्र सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब अगला जो हमारा अंतर का आधार है वह है मानव पूंजी की प्रकृति। अर्धकुशल यहाँ तक कि अकुशल मानव श्रम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ई व्यवसाय में तकनीकी एवं पेशेवर रूप से योग्य कर्मियों की आवश्यकता होती है,
क्योंकि जिनका मुख्य रूप से काम ऐसा नहीं है कि इसमें पारंपरिक व्यवसाय के जैसा नहीं होता, लेकिन सामान तो उन्हें डेवलप करना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग कंप्यूटर पे कार्य करते हैं, जो सॉफ्टवेयर पे अपलोड करते हैं, वो यहाँ पे उनके बारे में बात हो रही है, तो वो तकनीकी एवं पेशेवर रूप से योग्य कर्मी होने चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है लेन देन जोखिम। आमने सामने संपर्क एवं लेन देन होने के कारण कम जोखिम होता है पारंपरिक व्यवसाय में। ठीक है। जबकि ई व्यवसाय में अधिक दूरी एवं पक्षों की अनामता के कारण उच्च जोखिम होता है, क्योंकि यहाँ हमें पता ही नहीं होता कि हम सामान किससे खरीद रहे हैं। अगर आप डिटेल नहीं चेक करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सामान किससे खरीदा। जबकि पारंपरिक व्यवसाय में ऐसा नहीं होता। तो पारंपरिक व्यवसाय में जोखिम कम है और ई व्यवसाय में जोखिम ज़्यादा है। पारंपरिक व्यवसाय और ई व्यवसाय में अंतर के पश्चात अब हम पढ़ेंगे ई व्यवसाय के लाभ। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, निर्माण में आसानी एवं निम्न निवेश आवश्यकताएं। एक उद्योग की स्थापना के लिए प्रक्रियागत आवश्यकताओं के विपरीत ई व्यवसाय को प्रारंभ करना आसान है। इंटरनेट तकनीक का लाभ छोटे अथवा बड़े व्यवसायों को समान रूप से पहुंचता है। यहाँ तक कि इंटरनेट इस लोकप्रिय उक्ति के लिए भी उत्तरदायी है कि नेटवर्क से बंधे व्यक्ति एवं फर्में नेटवर्थ पूंजी व्यक्तियों से ज़्यादा कुशल होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके पास निवेश पूंजी के लिए कुछ अधिक नहीं है, परंतु संपर्क सूत्र नेटवर्क है, तो आप बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। आगे इसमें कहते हैं दोस्तों, एक ऐसे रेस्तरां की कल्पना कीजिए जिसमें किसी भौतिक स्थान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपकी एक ऑनलाइन व्यंजन सूची हो सकती है जो कि संसार भर के उन रेस्तराओं के सर्वोत्तम पकवान प्रस्तुत करती है जिनसे आप नेटवर्क द्वारा जुड़े हों। ग्राहक आपकी वेबसाइट में जाकर व्यंजन सूची निश्चित करके क्रय आदेश देते हैं, जो कि आपसे होते हुए उस रेस्तरां तक पहुंच जाता है जो उस ग्राहक के नज़दीक स्थित होता है। भोजन की सुपुर्दगी हो जाती है और भुगतान की प्राप्ति रेस्तरां कर्मचारी द्वारा कर ली जाती है और आपको ग्राहक प्रदानकर्ता के रूप में देय राशि किसी इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के द्वारा आपके खाते में जमा कर दी जाती है। तो यहाँ अब हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे उपभोक्ता से उपभोक्ता ई कॉमर्स। ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो सपोज करिए ये उपभोक्ता ए है और ये है उपभोक्ता बी। ठीक है। अब जो उपभोक्ता ए है वो किसी वस्तु का विक्रय करने की इच्छा रखता है। ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले उस वस्तु का कोई विज्ञापन जो है वो वेबसाइट पे प्रेषित कर देगा। ठीक है। और विज्ञापन प्रेषित करने के बाद जब उपभोक्ता बी ने उस विज्ञापन को देखा तो उसकी वस्तु क्रय करने की इच्छा हुई। ठीक है। और अब वो क्या करेगा, वो वेबसाइट पे ही उस चीज़ का ऑर्डर दे देगा। ठीक है। वेबसाइट पे ऑर्डर देने के बाद वह उसी वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन उसकी पेमेंट कर देगा और ऑनलाइन पेमेंट करने के पश्चात वह राशि उपभोक्ता बी से ए को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। और राशि प्राप्त होने के बाद उपभोक्ता ए वह वस्तु उपभोक्ता बी तक पहुंचा देगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप उपभोक्ता से उपभोक्ता ई कॉमर्स को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा दूसरा पॉइंट, चलिए देखते हैं। सुविधापूर्ण इंटरनेट 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन वर्ष के 365 दिन व्यवसाय की सुविधा प्रस्तुत करता है, जिसके कारण ही पिछले एक उदाहरण में आधी रात को भी रीता और रेखा खरीदारी कर सकी थी। ये उदाहरण दोस्तों जब हमने ये अध्याय प्रारंभ किया था उसमें सबसे पहला ही उदाहरण है, इसी के साथ ये अध्याय प्रारंभ हुआ था। इस तरह की लोच संगठन के कर्मचारियों को भी उपलब्ध होती है, जिसके द्वारा वह जब चाहे और जहां चाहे अपने कार्य कर सकते हैं। हाँ, ई व्यवसाय सही मायनों में इलेक्ट्रॉनिकी द्वारा समर्थित एवं संबंधित व्यवसाय है जो किसी भी वस्तु की किसी भी समय और कहीं भी सुलभता के लाभ प्रस्तावित करता है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है गति। जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, क्रय एवं विक्रय में बहुत सी सूचनाओं का विनिमय शामिल होता है जो कि इंटरनेट द्वारा सिर्फ माउस के क्लिक भर करने से हो जाता है। यह सुविधा सूचना उत्पादों जैसे सॉफ्टवेयर, फिल्मों, ई पुस्तकों एवं पत्रिकाओं जिनकी ऑनलाइन सुपुर्दगी की जा सकती है के संदर्भ में अधिक आकर्षक
हो जाती है। चक्र समय अर्थात मांग की उत्पत्ति से इसकी पूर्ति तक के चक्र को पूरा होने में लगे समय में व्यवसाय प्रक्रियाओं के अनुक्रमिक से समानांतर अथवा सहकालिक रूपांतरण होने पर अभूतपूर्व कमी हो जाती है। आप जानते हैं कि अंकीयकरण काल में मुद्रा को प्रकाश की गति युक्त धड़कन के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके लिए ई कॉमर्स की कोष हस्तांतरण तकनीक का आभारी होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही अब हमारा अगला पॉइंट आता है वैश्विक पहुंच प्रवेश। इंटरनेट सही अर्थों में सीमा विहीन है। एक तरफ यह विक्रेता को बाजार की वैश्विक पहुंच प्रदान करता है तो दूसरी तरफ यह क्रेता को संसार के किसी भी हिस्से से उत्पाद चयन करने की स्वतंत्रता वहन करता है। ठीक है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंटरनेट की अनुपस्थिति में वैश्वीकरण का कार्य क्षेत्र एवं गति काफी हद तक प्रतिबंधित हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हमारा अगला पॉइंट आता है कागज रहित समाज की ओर संचलन। इंटरनेट के प्रयोग ने काफी हद तक कागजी कार्यवाही और परिचर लाल फीताशाही पर निर्भरता को कम कर दिया है। आप जानते हैं कि मारुति उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में अपने कच्चे माल और कल पुर्जों की पूर्ति का स्रोतीकरण बिना किसी कागजी कार्यवाही के करता है। यहाँ तक कि सरकारी विभाग एवं नियामक प्राधिकरण भी इस दिशा में तेजी से संचलन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वह विवरणियों एवं प्रतिवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने की अनुमति प्रदान करते हैं। ई कॉमर्स औजार उन प्रशासनिक सुधारों को भी प्रभावित कर रहे हैं जिनका उद्देश्य अनुमति, अनुमोदन और लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को गति प्रदान करना है। इस संदर्भ में सूचना तकनीक अधिनियम 2000 के प्रावधान उल्लेखनीय है। तो दोस्तों, इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से इंटरनेट द्वारा कार्य होने पे कागजी कार्यवाही धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। ठीक है, जिससे हमारा कागज भी बच रहा है और कागज बचेगा तो पेड़ बचेंगे और पेड़ बचेंगे तो हम बचेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है और हमारा नया टॉपिक आता है ई व्यवसाय की सीमाएं। ठीक है दोस्तों, जिसके लाभ होते हैं उसकी कुछ सीमाएं भी होती ही हैं। ठीक है, ई व्यवसाय इतना भी लुभावना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से व्यवसाय करने की कई सीमाएं हैं। यह उचित होगा कि इन सीमाओं के प्रति भी सचेत रहा जाए। अल्प मानवीय स्पर्श, पहली सीमा है इसकी अल्प मानवीय स्पर्श। हालांकि ई व्यवसाय अत्याधुनिक हो सकता है, परंतु इससे अंतर व्यक्ति पारस्परिक संपर्क की गर्माहट का अभाव होता है। इस सीमा तक यह उन उत्पाद श्रेणियों जिनमें उच्च व्यक्तिक स्पर्श की आवश्यकता होती है, जैसे वस्त्र, प्रसाधन इत्यादि के व्यवसाय के लिए अपेक्षाकृत कम उपयुक्त विधि है। तो दोस्तों, इसमें बेसिकली ये बताया गया कि ऐसी वस्तुएं जिनको आप छू कर या देख कर पसंद करना चाहते हैं उस व्यवसाय के लिए यह है उत्तम नहीं है। अगला पॉइंट आता है हमारा आदेश प्राप्ति प्रदान और आदेश पूरा करने की गति के मध्य असमरूपता। सूचना माउस को क्लिक करने के मात्र से ही प्रवाहित हो सकती है, परंतु वस्तुओं की भौतिक सुपुर्दगी में समय लगता ही है। यह असमरूपता ग्राहक के सब्र पर भारी पड़ सकती है। कई बार तकनीकी कारणों से वेबसाइट खुलने में असामान्य रूप से अधिक समय ले सकती है। यह बात भी प्रयोगकर्ता को हतोत्साहित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि आदेश प्राप्ति यानी आपको ऑर्डर करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन कई बार आपको वह समय जो है वो ज़्यादा लगता है डिलीवरी प्राप्त होने में। ठीक है, या कई बार आपकी वेबसाइट भी हैंग हो जाती है या लैग कर रहा है आपका डिवाइस, तो उसमें भी जो है उपभोक्ता वह हतोत्साहित हो सकता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है ई व्यवसाय के पक्षों में तकनीकी क्षमता और सामर्थ्य की आवश्यकता। 3 पारंपरिक विधाओं पठन, लेखन और अंकगणित के अलावा ई व्यवसाय ने सभी पक्षों की कंप्यूटर के संसार से उच्च कोटि के परिचय की आवश्यकता होती है और यही आवश्यकता समाज में विभाजन, जिसे कि अंकीय विभाजन कहा जाता है, के लिए उत्तरदायी होती है, जिससे समाज का अंकीय तकनीक से परिचितता और अपरिचितता के आधार पर विभाजन हो जाता है। तो दोस्तों, बेसिकली आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वही इसका प्रयोग सरलतापूर्वक कर सकते हैं, है ना, और जिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है वो इसका प्रयोग करने में असमर्थ रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा समाज जो है वो 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, जिसे हम अंकीय विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट आता है
पक्षों की अनामता और उन्हें ढूंढ पाने की अक्षमता के कारण जोखिम में वृद्धि। ठीक है, इंटरनेट लेन देन साइबर व्यक्तियों के मध्य होते हैं। ठीक है, ऐसे में पक्षों की पहचान सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि कोई भी यह भी नहीं जान सकता कि पक्ष किस स्थान से प्रचालन कर रहे हैं। ये जोखिम भरा होता है, इसलिए इंटरनेट पर लेन देन भी जोखिम भरा होता है। इसमें अप्रतिरूपण यानी कि किसी अन्य का आपके नाम पर लेन देन करना और गुप्त सूचनाओं के बाहर निकलने जैसे क्रेडिट कार्ड विवरण जैसे अतिरिक्त खतरे भी हो सकते हैं। इसके बाद वायरस और हैकिंग की समस्या भी हो सकती है, जिनके बारे में आपने अवश्य सुना होगा। यदि नहीं तो इनका विवेचन हम ऑनलाइन व्यवसाय के सुरक्षा और बचाव सरोकारों का विवेचन करते समय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी पुस्तक में यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है जिसमें है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कागज रहित समाज के लिए राह तैयार कर रहा है। ठीक है, नीचे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो कि व्यवसाय जगत और सरकारी क्षेत्र में कागज रहित लेन देनों को संभव बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कुल 4 ऐसे प्रावधान समझाए गए हैं, तो एक एक करके हम उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रावधान है दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को कानूनी मान्यता। ठीक है, ये कौन सा है? खंड 4 है। क्या कहते हैं इसमें? जहां कोई कानून यह व्यवस्था देता है कि सूचना अथवा कोई भी अन्य सामग्री लिखित अथवा टाइप की हुई अथवा मुद्रित रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तब ऐसा होते हुए भी उस कानून में समाविष्ट ऐसा कोई भी आवश्यकता संतुष्ट मानी जाएगी। ठीक है, यदि ऐसी सूचना अथवा विषय सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाती है अथवा उपलब्ध कराई जाती है और बाद में संदर्भ हेतु उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा डिजिटल डॉक्यूमेंट जो कि बाद में भी प्राप्त हो सकता है जब उसकी आवश्यकता पड़े। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा दूसरा है जो आपके बॉक्स में है अंकीय डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता। यह है खंड 5। ठीक है, इसमें क्या कहता है? जहां कोई कानून यह व्यवस्था देता है कि सूचना अथवा किसी भी अन्य सामग्री की प्रमाणिकता हस्ताक्षर करने से सिद्ध होगी। ठीक है, अथवा कोई प्रपत्र हस्ताक्षरित होना चाहिए अथवा उस पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, इसलिए ऐसा होते हुए भी उस कानून में समाविष्ट ऐसी कोई भी आवश्यकता संतुष्ट मानी जाएगी। ठीक है, यदि ऐसी सूचना अथवा विषय सामग्री अंकीय हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित हो तथा यह हस्ताक्षर उस तरीके से किए गए हों जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने निर्धारित किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की बात हो रही है। ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट ने जिस तरीके के रूल्स बनाए हैं तो अगर वह वैसे सिग्नेचर डिजिटल माध्यम से प्राप्त होते हैं तो वह मान्य होंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा तीसरा, जिसमें आपको पहले में जैसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में बताया गया और अंकीय हस्ताक्षरों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो उन दोनों के बारे में है इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और अंकीय हस्ताक्षरों का सरकार एवं दूसरी एजेंसियों द्वारा उपयोग। ठीक है, ये किस खंड में? खंड 6.1 में। जहां कोई कानून किसी फॉर्म, प्रार्थना पत्र अथवा किसी अन्य प्रपत्र को किसी कार्यालय, प्राधिकरण, किसी सरकारी स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली एजेंसियों में विशेष प्रकार से जमा कराने में, एक विशेष प्रकार से लाइसेंस, परमिट, अनुशस्ति अथवा किसी भी नाम से अनुमोदन जारी करने अथवा स्वीकृति देने में, एक विशेष प्रकार से धन की प्राप्ति एवं भुगतान करने में व्यवस्था का देता है, तो ऐसा होते हुए भी उस समय प्रचलित किसी अन्य कानून में समाविष्ट ऐसी आवश्यकताएं संतुष्ट मानी जाएंगी यदि वह जमा कराने, स्वीकृति जारी करने, प्राप्ति अथवा भुगतान जैसा भी मामला हो में उस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रभावी होगा जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित है। ठीक है, तो इस पॉइंट में दोस्तों मुख्यतः यही समझाने की कोशिश की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और अंकीय हस्ताक्षरों का सरकार एवं दूसरी एजेंसियां उसी माध्यम से प्रयोग कर सकती हैं जिसमें उसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, जैसा कि सरकार ने उसको निर्धारित किया है। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रतिधारण। यह है खंड 7.1 में, जहां कानून यह व्यवस्था देता है कि प्रपत्रों, अभिलेखों अथवा सूचनाओं को एक विशिष्ट अवधि तक संभाल कर रखा जाए, तब वह आवश्यकता संतुष्ट मानी जाएगी यदि वह प्रपत्र, अभिलेख अथवा सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में संभाल कर रखे गए हों। ठीक है, तो दोस्तों इस बिंदु में यह समझाया गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आपने किसी
कार्यप्रणाली के लिए सबमिट किए हैं, चाहे सरकार के पास या किसी विशेष कंपनी के पास, तो वह एक निर्धारित समय तक उसको अपने पास संचित करके रख सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था ई व्यवसाय की सीमाएं, जिसमें हम 4 सीमाओं के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 5वीं सीमा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 5वीं सीमा है हमारी जन प्रतिरोध। नई तकनीक के साथ समायोजन की प्रक्रिया एवं कार्य करने के लिए तरीके तनाव एवं असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप लोग संस्था के ई व्यवसाय के प्रवेश की योजना का विरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो ई व्यवसाय के प्रवेश की योजना का विरोध भी लोग कर सकते हैं। 6ठी सीमा यहाँ पे हमारी आती है नैतिक पतन। तो तुम नौकरी छोड़ने की योजना बना रही हो। अच्छा, यह होगा कि तुम आज ही नौकरी छोड़ दो। मानव संसाधन प्रबंधक ने उसे उस ईमेल की प्रति दिखाते हुए कहा जो उसने अपने मित्र को लिखी थी। सबीना अचंभित और सन्न रह गई कि किस प्रकार उसके बॉस को उसके ईमेल खाते का पता चला। आजकल कंपनियां आपके द्वारा प्रयोग की गई कंप्यूटर फाइलों, आपके ईमेल खातों, वेबसाइट जिन पर आप जाते हैं, ऐसी अन्य जानकारी के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आई का प्रयोग करते हैं। क्या यह नैतिक है? तो अगला टॉपिक यहाँ पे हमारा आता है दोस्तों, सीमाओं के बावजूद भी ई कॉमर्स एक साधन है। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि ई व्यवसाय की उपरोक्त विवेचित अधिकतर सीमाएं अब उबरने की प्रक्रिया में हैं। ठीक है, निम्न स्पर्श की समस्या से उबरने के लिए वेबसाइट अब ज़्यादा से ज़्यादा जीवंत हो रही हैं। संचार तकनीक इंटरनेट के द्वारा संचार की गति एवं गुणवत्ता में लगातार वृद्धि कर रही है। अंक के विभाजन से उबरने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप ऐसी व्यू रचनाओं की ओर उन्मुख होना जैसे कि भारत के गांवों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सम्मिलित प्रयासों से सामुदायिक टेली केंद्रों की स्थापना। देश के कोने कोने में ई कॉमर्स के प्रसार के लिए भारत ने ऐसी 150 परियोजनाएं हाथ में ली हैं। ठीक है, उपरोक्त विवेचन की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि ई व्यवसाय यहाँ बना रहेगा और व्यवसायों, शासन और अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार प्रदान करेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को इस बात से परिचित बनाएं कि ई व्यवसाय किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है ऑनलाइन लेन देन। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रचालन के आधार पर कोई भी ऑनलाइन लेन देनों में 3 अवस्थाओं की कल्पना कर सकता है। पहली क्रय पूर्व विक्रय अवस्था, जिसमें प्रचार एवं सूचना जानकारी शामिल हैं। दूसरी क्रय विक्रय अवस्था, जिसमें मूल्य, मोल भाव, क्रय विक्रय लेन देन को अंतिम रूप देना और भुगतान इत्यादि शामिल होते हैं। और तीसरी है सुपुर्दगी अवस्था है। ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान पारंपरिक व्यवसाय पद्धति में भी होता है, परंतु यह समय एवं लागत की गंभीर बाधाओं के साथ होता है। आमने सामने संवाद के लिए उदाहरण स्वरूप पारंपरिक व्यवसाय पद्धति में एक व्यक्ति को दूसरे पक्ष से बात करने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसके लिए यात्रा प्रयत्न, अधिक समय और लागत की जरूरत होती है। ठीक है, टेलीफोन द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान भी कष्टकारी होता है। सूचना के मौखिक आदान प्रदान के लिए दोनों पक्षों की सहकालिक उपस्थिति आवश्यक होती है। सूचना का प्रसारण डाक द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, परंतु यह भी काफी समय लेने वाली एवं महंगी प्रक्रिया है। इंटरनेट ऐसे चौथे माध्यम के रूप में आता है जो कि उपरोक्त उल्लिखित लगभग सभी समस्याओं से मुक्त है। ठीक है, गहन उत्पादों एवं सेवाओं के संदर्भ में सुपुर्दगी ऑनलाइन भी हो सकती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर और संगीत इत्यादि। यहाँ जिसे उल्लिखित किया गया है वह एक ग्राहक विचार बिंदु से ऑनलाइन व्यापार प्रक्रिया है। हम नीचे दिए गए अनुच्छेद में विक्रेता के दृष्टिकोण से ई व्यवसाय के लिए संसाधन आवश्यकताओं का विवेचन करेंगे। तो क्या आप अपनी खरीदारी सूची के साथ तैयार हैं, अथवा आप शॉपिंग मॉल में घूमते समय अपनी सहज प्रवृत्ति पर निर्भर रहेंगे? आइए रीता और रेखा का अनुसरण करें जो indiatimes.com का अवलोकन कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पंजीकरण। ऑनलाइन खरीदारी से पूर्व व्यक्ति को एक पंजीकरण फॉर्म भरकर ऑनलाइन विक्रेता के पास पंजीकरण करवाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपने फ्लिपकार्ट ऐप डाउनलोड करा तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आगे कहते हैं, पंजीकरण का अर्थ है कि
आपका ऑनलाइन विक्रेता के पास एक खाता है। संकेत शब्द पासवर्ड आपके खाते के उपखंडों से संबंधित अन्य विभिन्न विवरणों में से एक है, ठीक है, जिन्हें आपको भरना पड़ता है। और शॉपिंग कार्ट आपके संकेत शब्द के सुरक्षक होते हैं, अन्यथा कोई भी आपके नाम का प्रयोग कर आपके नाम पर खरीदारी कर सकता है। यह स्थिति आपको संकट में डाल सकती है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपने साइन अप कर लिया, साइन अप करने के बाद आपने जब रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया तो उसमें आपका एक पासवर्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। पासवर्ड जनरेट होने के बाद उसमें एक होता है शॉपिंग कार्ट होता है, आप फ्लिपकार्ट पे भी देख सकते हैं, अमेजोन पे भी देख सकते हैं। जब आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो आप उसे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट बाय नाउ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं आप, जो कि हमारा आदेश प्रेषित करना, ठीक है, यानी कि बाय नाउ का जो ऑप्शन होता है। शॉपिंग कार्ट खरीदारी गाड़ी ट्रॉली में आप किसी भी वस्तु को चुन सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। शॉपिंग कार्ट उन सब का ऑनलाइन अभिलेख होता है जिनको आपने ऑनलाइन भंडार स्टोर पर ढूंढते समय चुना होगा। जिस प्रकार वास्तविक भंडार स्टोर में आप अपनी गाड़ी ट्रॉली में वस्तुएं रख सकते हैं और उससे निकाल कर ले जा सकते हैं, ठीक ऐसा ही आप ऑनलाइन खरीदारी करते समय कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, आप बाहर निकलकर अपने भुगतान विकल्पों को चुन सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही आप ऑनलाइन में भी करते हैं और ऑफलाइन में भी करते हैं, बस वहाँ चीज़ें डिजिटल हो रही हैं और वहाँ पे आपको वस्तु तुरंत प्राप्त हो रही है, जबकि ऑनलाइन में आपको वस्तु तुरंत प्राप्त नहीं होती, उसकी सुपुर्दगी का एक निर्धारित समय होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा भुगतान तंत्र। ऑनलाइन खरीदारी के माध्यम से किए गए क्रयों का भुगतान अनेक विधियों से किया जा सकता है। सबसे पहले आता है हमारा सुपुर्दगी के समय नगद, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी भी जिसे आप कहते होंगे, आपने सुना भी होगा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जियो मार्ट या जहां से भी आप शॉपिंग करते हो ऑनलाइन। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ऑनलाइन आदेशित वस्तुओं के लिए नगद में भुगतान वस्तुओं की भौतिक सुपुर्दगी के समय किया जाता है, यानी कि जो आपने सामान ऑर्डर किया वो फिजिकली आपको हैंड ओवर हो जाता है, तब आप पेमेंट करते हैं। फिर आता है चेक। अन्य विकल्प के रूप में ऑनलाइन विक्रेता ग्राहक के पास से चेक उठाने का बंदोबस्त कर सकता है। वस्तु की सुपुर्दगी चेक की वसूली के बाद की जा सकती है। इसके बाद आता है हमारा नेट बैंकिंग हस्तांतरण। आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों को इंटरनेट पर कोषों के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें IMPS, NEFT और RTGS सम्मिलित हैं। इस स्थिति में क्रेता लेन देन की एक निश्चित मूल्य राशि ऑनलाइन विक्रेता के खाते में हस्तांतरित कर सकता है, ठीक है। और भी अन्य तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसके बाद वस्तुओं की सुपुर्दगी का प्रबंध करता है, यानी यहाँ पे आपकी पेमेंट जो है वो पहले हो जाती है, जबकि जब आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो डिलीवरी के टाइम आप पेमेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है क्रेडिट और डेबिट कार्ड। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में विख्यात ये कार्ड ऑनलाइन लेन देनों में सर्वाधिक प्रयुक्त माध्यम हैं। लगभग 95% ऑनलाइन लेन देन इनके द्वारा ही कार्यान्वित होते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड अपने धारक को उधार खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। कार्ड धारक पर बकाया राशि कार्ड जारीकर्ता बैंक अपने ऊपर ले लेता है और बाद में लेन देन में प्रयुक्त इस राशि को विक्रेता के जमा में हस्तांतरित कर देता है, ठीक है। यानी कि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैंक आपका भुगतान कर देता है और आपको एक निर्धारित समय के भीतर बैंक को वो राशि देनी होती है, ठीक है। क्रेता का खाता भी इसी राशि से नाम कर दिया जाता है, जो कि अक्सर इसे किस्तों में एवं अपनी सुविधा अनुसार जमा करने की आवश्यकता का आनंद उठाता है, ठीक है। डेबिट कार्ड धारक को उस सीमा तक खरीदारी करने की अनुमति प्रदान करता है जिस राशि तक उसके खाते में धनराशि उपलब्ध होती है। जिस क्षण कोई लेन देन किया जाता है, भुगतान के लिए बकाया राशि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसके कार्ड से घट जाती है, ठीक है। तो डेबिट कार्ड के भुगतान में क्या होता है कि आपकी जो जमा राशि है वो आपके बैंक से कट जाएगी। क्रेडिट कार्ड को भुगतान के तरीके के रूप में स्वीकारने के लिए विक्रेता को पहले से उसके ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड संबंधित सूचना प्राप्त करने की सुरक्षित साधनों की आवश्यकता होती है। क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान का प्रसंस्करण या तो हस्तचल या फिर ऑनलाइन प्राधिकृत प्रणाली द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि
SSL प्रमाण पत्र। इसके बाद आता है हमारा अंकीय डिजिटल नगद। ठीक है, अंकीय यानी कि डिजिटल। यह इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का एक रूप है जिसका अस्तित्व केवल साइबर स्थान यानी कि स्पेस में होता है। इस तरह की मुद्रा के कोई वास्तविक भौतिक गुण नहीं होते, परंतु यह वास्तविक मुद्रा को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत करने में सक्षम होती है। सबसे पहले आपको बैंक में इस राशि का भुगतान चेक, ड्राफ्ट इत्यादि करना होगा, ठीक है, जो कि उस अंकीय नगद के समतुल्य होगी जिसे आप अपने पक्ष में जारी करवाना चाहते हो। इसके बाद की ई नगद में लेन देन करने वाला बैंक आपको एक विशेष सॉफ्टवेयर भेजेगा जिसे आप अपनी कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर उतार सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको बैंक में स्थित अपने खातों से अंकीय नगद निकासी की अनुमति प्रदान करेगा। तब आप अंकीय कोषों का प्रयोग वेबसाइट पर क्रय करने में कर सकते हैं। इस तरह की भुगतान प्रणाली द्वारा इंटरनेट पर क्रेडिट कार्ड संख्याओं के प्रयोग संबंधी सुरक्षा समस्याओं के दूर करने की आशा की जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस प्रक्रिया का प्रयोग करने से आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स डालते हैं उस तरीके से इसमें सुरक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक होता है एंड, और अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है ई लेन देनों की सुरक्षा एवं बचाव। इसमें सबसे पहले आता है हमारा ई व्यवसाय जोखिम। ऑनलाइन लेन देन मौखिक विनिमय लेन देनों से भिन्न अनेक जोखिमों की ओर उन्मुख होते हैं। जोखिम से आशय किसी ऐसी अनहोनी की संभाव्यता से है जो कि लेन देन में शामिल पक्षों के लिए वित्तीय, प्रतिष्ठात्मक अथवा मानसिक हानि का परिणाम बने। ऑनलाइन लेन देनों में इन जोखिमों की उच्च संभाव्यता के कारण ही ई व्यवसाय में सुरक्षा एवं बचाव के मुद्दे बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन गए हैं। इन मुद्दों का विवेचन निम्न 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है: लेन देन जोखिम, डाटा संग्रहण और प्रसारण जोखिम और बौद्धिक संपदा को खतरे व निजता जोखिम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन कौन से देखे, एक है लेन देन जोखिम, दूसरा है हमारा डाटा संग्रहण और प्रसारण जोखिम, और फिर है हमारा बौद्धिक संपदा को खतरे व निजता जोखिम। ठीक है, तो ये हैं 3 प्रकार के। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम इन तीनों को अलग अलग करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लेन देन जोखिम। ऑनलाइन लेन देन निम्न प्रकार के जोखिमों के लिए सुमेध्य होते हैं। विक्रेता इस बात के लिए मना कर सकता है कि ग्राहक ने उसे कभी आदेश प्रेषित किया था, और ग्राहक यह मना कर सकता है कि उसने कभी विक्रेता को आदेश प्रेषित किया था। इसे आदेश लेन देन संबंधी चूक के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है इसमें अगला पॉइंट, वांछित सुपुर्दगी ना हो पाना। वस्तुओं की सुपुर्दगी गलत पते पर हो गई अथवा आदेश से अलग भिन्न वस्तुओं की सुपुर्दगी होना, इसे सुपुर्दगी की चूक कहा जा सकता है। विक्रेता पूर्ति की गई वस्तुओं के लिए भुगतान प्राप्त नहीं कर पाया हो जबकि ग्राहक दावा करे कि उसने भुगतान कर दिया है, इसे भुगतान संबंधी चूक कहा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार क्रेता एवं विक्रेता के लिए आदेश लेन देन में सुपुर्दगी में साथ ही भुगतान में चूक के कारण जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। इस तरह की स्थिति से पंजीकरण के समय पहचान और स्थिति पते की जांच द्वारा और आदेश स्वीकृति एवं भुगतान वसूली के लिए एक प्राधिकार प्राप्त कर बचा जा सकता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है देख लेते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक ने पंजीकरण फॉर्म में अपना सही विवरण प्रविष्ट कर दिया है, विक्रेता इसे कुकीजा से सत्यापित करवा सकता है। ठीक है, कुकीजा टेलीफोन कॉल पहचानकर्ता के समान ही होते हैं जो कि टेली विक्रेता को ग्राहक का नाम, पता और उसके पिछले क्रम भुगतान के विवरण जैसी जानकारी उपलब्ध करवाता है। अनजान विक्रेताओं से ग्राहकों की सुरक्षा के लिए यह सलाह उचित है कि सुप्रतिष्ठित खरीदारी स्थानों, शॉपिंग साइट्स से ही खरीदारी की जाए। ईबे जैसी वेबसाइट विक्रेता की श्रेणी रेटिंग तक उपलब्ध करवाती है। ऐसी वेबसाइट ग्राहकों को सुपुर्दगी में चूक के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है और कुछ हद तक किए गए भुगतान की वापसी भी करवाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ
ईबे का एग्जाम्पल है, लेकिन आज अगर आप मार्केट में देखें तो ऐसी बहुत सी साइट्स आ गई हैं जिनके द्वारा आप खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि भारत में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट टॉप पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि व्यापार के माध्यम से वस्तुओं व सेवाओं से घटता वितरण चक्र वो किस प्रकार से, देखिए उत्पादन हुआ सबसे पहले, वो जाता था थोक विक्रेता के पास। ठीक है, थोक विक्रेता के पास जाने के बाद वो पहुंचता था फिर हमारा खुदरा व्यापारी के पास, खुदरा व्यापारी के बाद फिर वो पहुंचता था हमारे उपभोक्ता के पास। ठीक है, कहाँ पहुंचता था फिर वो उपभोक्ता के पास। अगली प्रक्रिया में क्या हुआ कि हमने थोक विक्रेता को यहाँ से गायब कर दिया, तो अब ये यहाँ पे हुआ उत्पादन और यहाँ से वो सीधे चला गया खुदरा व्यापारी के पास, और खुदरा व्यापारी ने उत्पादन वहाँ से सीधा उत्पादक से ही वस्तुएं खरीद ली। ठीक है, और वहाँ से फिर वो चला गया सीधे हमारे उपभोक्ता के पास। ठीक है, अब अगली प्रक्रिया में क्या हुआ, जहाँ हम ई व्यापार के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते हैं, उत्पादन हुआ और उत्पादक ने उस वस्तु को सीधा उपभोक्ता को पहुंचा दिया। ठीक है, क्योंकि उसने वेबसाइट पे देखा और वो सामान खरीद लिया वहाँ से, तो वो डायरेक्ट ब्रांड से परचेज हो जाता है। ठीक है, तो वो सीधे सीधे तौर पे बीच के थोक विक्रेता और खुदरा व्यापारियों को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो जहाँ तक भुगतान का संबंध है, हम पहले ही देख चुके हैं कि ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए लगभग 95% लोग क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं। आदेश स्वीकृति प्राप्त करते समय विक्रेता को क्रेडिट कार्ड संख्या, कार्ड जारीकर्ता एवं कार्ड की वैधता अवधि जैसे विवरण ऑनलाइन उपलब्ध करवाने होते हैं। ऐसे विवरणों का प्रसंस्करण अलग से होता है और उधार सीमा की उपलब्धता इत्यादि से अपनी संतुष्टि करने के उपरांत ही विक्रेता वस्तुओं की सुपुर्दगी के लिए आगे बढ़ सकता है। ठीक है, विकल्प के रूप में ई कॉमर्स तकनीक आज क्रेडिट कार्ड सूचना के ऑनलाइन प्रसंस्करण की अनुमति तक भी प्रदान करती है। क्रेडिट कार्ड विवरणों को दुरुपयोग से बचाने के लिए आजकल खरीदारी मॉल सांकेतिक शब्द तकनीक जैसे नेटस्केप के कर रहे हैं। एसएसएल के बारे में अधिक जानकारी आप ई कॉमर्स के इतिहास से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कहते हैं आगे के खंडों में हम आपको ऑनलाइन लेन देनों में डाटा प्रसंस्करण जोखिमों से बचाव के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण औजार सांकेतिक शब्द अथवा कूट लेखन विधि क्रिप्टोग्राफी से परिचित कराएंगे। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट आता है यहाँ पे डाटा संग्रहण एवं प्रसारण जोखिम। सूचना वास्तव में शक्ति है। ठीक है, सूचना क्या है, शक्ति है, परंतु उस क्षण का विचार कीजिए जब यह शक्ति गलत हाथों में चली जाती है। डाटा चाहे कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहित हो या फिर मार्ग में हो, अनेक जोखिमों से आरक्षित होते हैं। महत्वपूर्ण सूचनाएं कुछ स्वार्थी उद्देश्यों अथवा सिर्फ मजाक के लिए चोरी अथवा संशोधित कर ली जाती हैं। आपने वायरस और हैकिंग के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप परिवर्ती शब्द वायरस का पूर्ण रूप अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ है महत्वपूर्ण सूचना की घेराबंदी, अवरोधित करना। ठीक है, वास्तव में वायरस एक प्रोग्राम आदेश की एक श्रृंखला है जो कि अपनी पुनरावृत्ति कंप्यूटर प्रणालियों पर करता रहता है। कंप्यूटर वायरस का प्रभाव क्षेत्र स्क्रीन प्रदर्शन में मामूली छेड़छाड़ स्तर 1 का वायरस जो है से लेकर कार्य प्रणाली में बाधा ये होता है स्तर 2 का वायरस तक लक्षित डाटा फाइलों को क्षति। स्तर 3 का जो वायरस होता है वो डाटा फाइलों को क्षति पहुंचाता है, समूची प्रणाली को क्षति। स्तर 4 का वायरस जो होता है वो समूची प्रणाली को क्षति तक हो सकता है। एंटीवायरस प्रोग्रामों की स्थापना एवं समय समय पर उनके नवीनीकरण और फाइलों एवं डिस्कों की एंटीवायरस द्वारा जांच आपकी डाटा फाइलों, फोल्डरों और कंप्यूटर प्रणाली को वायरस के हमले से बचाती है। प्रसारण के दौरान डाटा अवरुद्ध हो सकते हैं, इसके लिए क्रिप्टोग्राफी यानी कि कूट लेखन विधि का प्रयोग किया जा सकता है। क्रिप्टोग्राफी से आशय सूचना बचाव की उस कला से है जिसमें उसे एक अपठनीय प्रारूप जैसे साइबर उद्धरण यानी कि साइबर टेक्स्ट कहते हैं में बदल दिया जाता है। ठीक है, केवल वही व्यक्ति जिसके पास गुप्त कुंजी पासवर्ड होती है संदेश को स्पष्ट सामान्य उद्धरण यानी कि प्लेन टेक्स्ट में बदल सकता है। ठीक है, यह किसी व्यक्ति के साथ कूट संबंधों यानी कि कोड वर्ड
के प्रयोग के समान ही है, जिससे कि कोई आपके वार्तालाप को समझ ना पाए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है बौद्धिक संपदा एवं निजता पर खतरे के जोखिम। इंटरनेट एक खुला स्थान है। सूचना जब एक बार इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती है तो वह निजी क्षेत्र के दायरे से बाहर निकल आती है और तब इसकी नकल होने से रोकना मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन लेन देन के दौरान प्रस्तुत डाटा अन्य लोगों को भी पहुंचाए जा सकते हैं, जो कि आपके ई डॉक बॉक्स में बेकार प्रचार एवं संवर्धन साहित्य भरना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह प्राप्तिक शोर आपके पास बेकार रद्दी डाक प्राप्त करने के बाद प्राप्त करने के लिए बहुत कम बचता है। तो यहाँ पे यानी ये बताया जा रहा है कि आपकी जो इनबॉक्स की लिमिट है वो कम हो जाती है, जो बेकार के आपको ईमेल्स आते रहते हैं। आपने देखा होगा ऐड वगैरह आपके पास मेल में आते रहते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक एंड होता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है सफल ई व्यवसाय कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन। ठीक है, इसमें क्या है चलिए देख लेते हैं। किसी व्यवसाय की स्थापना के लिए धन, व्यक्ति और मशीनों हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। ई व्यवसाय के लिए वेबसाइट के विकास, संचालन, रखरखाव और वर्धन के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। यहाँ साइट से आशय स्थिति स्थान से है तथा वेब से आशय विश्वव्यापी वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब से है। सरल शब्दों में कहें तो वर्ल्ड वाइड वेब पर फर्म की स्थिति ही वेबसाइट कहलाती है। ठीक है, स्पष्ट रूप से वेबसाइट भौतिक स्थिति नहीं है, अपितु यह तो उस विषय वस्तु का ऑनलाइन दृश्य स्वरूप है जिसे फर्म दूसरों को उपलब्ध कराना चाहती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम देखेंगे बाह्य स्रोतीकरण। ठीक है, बाह्य स्रोतीकरण संकल्पना। इसमें क्या होता है कि जब फर्म अपना जो बिजनेस कर रही है उसमें जो और कार्य हैं द्वितीय तृतीयक, उसको किसी और कंपनी से करवाना। ठीक है, चलिए देखते हैं। मौलिक रूप से बाह्य स्रोतीकरण एक अन्य प्रवृत्ति है जो कि महत्वपूर्ण रूप से व्यवसाय को पुनर्संरचित कर रही है। बाह्य स्रोतीकरण उस दीर्घावधि अनुबंध संविदा प्रदान करने की प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें सामान्यतः व्यवसाय की द्वितीयक, गैर मुख्य और बाद में कुछ गतिविधियों को आबद्ध अथवा तृतीय पक्ष विशेषज्ञों को उनके अनुभव, निपुणता, कार्यकुशलता और यहाँ तक कि निवेश से लाभान्वित होने के विचार से किया जाता है। ठीक है, यह सरल परिभाषा अवधारणा उन विशिष्ट लक्षणों की ओर इंगित करती है कि यह एक उद्योग, व्यवसाय अथवा देश के लिए निजी नहीं है बल्कि एक वैश्विक घटना है। ठीक है, अब इसमें पहला पार्ट क्या समझा रहे हैं चलिए देखते हैं। बाह्य स्रोतीकरण में संविदा बाहर प्रदान करना सम्मिलित होता है। शाब्दिक रूप से बाह्य स्रोतीकरण का अर्थ वह सब बाहर से लाना जो कि अब तक अपने आप कर रहे थे। ठीक है, उदाहरण के लिए अधिकतर कंपनियों ने अभी तक अपने स्वयं के सफाई कर्मचारी और परिसर में स्वच्छता और साफ सफाई और संपूर्ण देखभाल के लिए रखे हुए थे। इस प्रकार साफ सफाई और देखभाल का कार्य स्वयं किया जाता था, परंतु बाद में अनेक कंपनियों ने इन गतिविधियों का बाह्य स्रोतीकरण प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अर्थात उन्होंने अपने संस्थान की इन गतिविधियों के लिए बाहरी एजेंसियों को अनुबंधित कर लिया। सामान्यतः द्वितीयक, गैर मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों का ही बाह्य स्रोतीकरण हो रहा है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा कि साफ सफाई और देखभाल कार्य अधिकतर संस्थाओं के लिए गैर मुख्य यानी कि द्वितीयक कार्य होते हैं, परंतु नगर निगमों एवं साफ सफाई सेवा प्रदाताओं के लिए यह गतिविधियां उनकी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। देखभाल यानी कि हाउसकीपिंग एक होटल की मुख्य गतिविधि है। दूसरे शब्दों में कुछ गतिविधियां ऐसी होंगी जो कि कंपनी के मूल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए मुख्य एवं महत्वपूर्ण होंगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी किस व्यवसाय में है। अन्य गतिविधियां मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए द्वितीयक अथवा अनुषांगिक मानी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए एक विद्यालय का उद्देश्य पाठ्यचारी और सहपाठ्यचारी गतिविधियों के माध्यम से बच्चे का विकास है। स्पष्ट रूप से यह गतिविधियां मुख्य गतिविधि मानी जाएगी। ठीक है, जलपान गृह, कैंटीन अथवा पुस्तकों की दुकान चलाना विद्यालय के लिए गैर मुख्य गतिविधियां हैं। ठीक है, जब संस्थाएं बाह्य स्रोतीकरण के साथ प्रयोग का साहस करती हैं तो वे प्रारंभ में सिर्फ गैर मुख्य गतिविधियों का बाह्य स्रोतीकरण करती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जब भी कोई संस्था या कोई फर्म है तो जो उसके सेकेंडरी या जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है उन्हीं को
दूसरों से करवाती है, यानी उन्हीं का बाह्य स्रोतीकरण करती है। परंतु बाद में जब वह परस्पर निर्भरता का प्रबंध करने में सहज हो जाती है, तब वह अपनी मुख्य गतिविधियों को बाहरी लोगों से निष्पादित करवाती है। उदाहरण के लिए विद्यालय अपने विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान से अनुबंध कर सकता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है यहाँ पे हमारा, चलिए वो देखते हैं। प्रक्रियाओं का बाह्य स्रोतीकरण आबद्ध इकाई अथवा तृतीय पक्ष का हो सकता है। क्या कहते हैं इसमें, एक बड़े बहुराष्ट्रीय निगम के बारे में विचार कीजिए जो कि विविध उत्पादों में व्यवहार करता है और उनका विपणन अनेकों देशों में करता है। इसकी सहायक कंपनियों जो कि विभिन्न देशों में संचालित हो रही हैं में अनेक प्रक्रियाएं जैसे कि भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, अभिलेखन और वेतन पत्रक यानी कि मानव संसाधन, लेनदारी लेखों और देनदारी लेखों का प्रबंधन यानी कि लेखांकन एवं वित्त, ग्राहक सहायता या शिकायत, निर्वाह या निवारण अर्थात विपणन इत्यादि आम है। यदि इन प्रक्रियाओं का केंद्रीकरण किया जा सकता है और उस व्यवसाय इकाई जो कि इसी कार्य के लिए सृजित हुई हो को भेजा जा सकता है, तो इसके परिणाम स्वरूप संसाधनों के दोहराव से बच सकता, कार्यकुशलता के दोहन और बड़े पैमाने पर एक ही गतिविधि के एक अथवा कुछ चयनित स्थानों पर निष्पादन से मितव्ययता हो पाती, जिससे परिणामतः लागत में महत्वपूर्ण कमी हो पाती है। ठीक है, स्पष्ट रूप से इसलिए कुछ गतिविधियों का आंतरिक निष्पादन यदि पर्याप्त रूप से विशाल हो तो फर्म के लिए यह लाभप्रद होगा कि उसका एक आबद्ध सेवा प्रदाता हो, अर्थात ऐसा सेवा प्रदाता जो इस प्रकार की सेवा सिर्फ एक फर्म को उपलब्ध करवाने के लिए ही स्थापित हुआ हो। ठीक है, उदाहरण के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जीई भारत में स्थापित एक विशालतम आबद्ध व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण इकाई है जो विशेष प्रकार की सेवाएं अमेरिका स्थित इसकी अभिभावक कंपनी के साथ ही संसार के अन्य भागों में स्थित इसकी सहायक कंपनियों को प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त प्रक्रियाएं उन सेवा प्रदाताओं को भी भेजी जा सकती है जो स्वतंत्र रूप से बाजार में प्रचालन कर रहे हों। ठीक है, और अन्य फर्मों को सेवाएं प्रदान करते हों। चित्र 5.5 वह विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार फर्म अपनी गतिविधियों का आबद्ध और तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं का बाह्य स्रोतीकरण कर सकती है। ठीक है, चलिए एक बार आपको 5.5 चित्र दिखा देते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने चित्र 5.5। ठीक है, बाह्य स्रोतीकरण सेवा प्रदाताओं के प्रकार। ठीक है, चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है बाह्य स्रोतीकरण सेवा प्रदाता। इसके दो भाग यहाँ पे हो गए, आबद्ध सेवा प्रदाता और तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता, और ये हो गया ऊर्ध्वाधर और ये हो गया समस्तर। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसी और को सेवा प्रदान कर रहे हैं, ऊपरी वर्ग को भी दे सकते हैं और समस्तर पे भी दे सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे और इस चित्र को हम विस्तार से बाद में समझेंगे। तो दोस्तों जो भी हमने पीछे चित्र में जाना वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है कि तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता वह व्यक्ति फर्में होती हैं जिनकी कुछ प्रक्रियाओं जैसे कि मानव संसाधन इत्यादि में विशेषज्ञता होती है और वह अपनी सेवाएं ग्राहकों के एक बड़े वर्ग को जो कि पूरे उद्योग में फैले होते हैं उपलब्ध करवाती है। ठीक है, इस तरह के सेवा प्रदाता बाह्य स्रोतीकरण की शब्दावली में समस्तर कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वह केवल एक या दो उद्योगों में विशेषज्ञ हो सकते हैं और उनके लिए गैर मुख्य से लेकर मुख्य तक अनेकों प्रक्रियाओं का निष्पादन करते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वाधर कहलाते हैं। ठीक है, तो एक हमारा कहलाता है समस्तर और दूसरा हमारा कहलाता है ऊर्ध्वाधर। जैसे जैसे सेवा प्रदाता परिपक्व होते जाते हैं वह एक ही साथ समस्तर एवं ऊर्ध्वाधर गति करते हैं। ठीक है, बाह्य स्रोतीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है दूसरों की विशेषज्ञता एवं अनुभव का लाभ उठाना। ठीक है, कि यहाँ पे आपकी जिस चीज़ की फर्म है आप सिर्फ उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और बाकी चीज़ों के लिए बाह्य स्रोतीकरण की मदद ले रहे हैं, तो यानी आप उनकी विशेषज्ञता एवं अनुभव का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है विद्यालय, कंपनी एवं अस्पताल जैसे संस्थान अपनी जलपान गतिविधि का बाह्य स्रोतीकरण ऐसी खान पान और पोषण फर्मों को कर सकते हैं जिनके लिए यह गतिविधियां मुख्य अथवा उनके प्रचालन का हृदय
होती हैं। बाह्य श्रुतिकरण का विचार इसलिए भी मूल्यवान है क्योंकि यह न केवल आपको उनकी विशेषज्ञता और अनुभव एवं कार्यकुशलता लाभ उठाने, बल्कि यह आपको अपने निवेश को सीमित करने और अपनी मुख्य प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति भी प्रदान करता है। ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बाह्य श्रुतिकरण तेजी से व्यवसाय की एक उभरती पद्धति बनता जा रहा है। व्यावसायिक फर्मों ने अपनी उन एक अथवा दो प्रक्रियाओं का जो कि अन्य द्वारा कुशलतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण तरीके से निष्पादित की जा सकती है, तेजी से बाह्य श्रुतिकरण प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, मतलब जो काम वो स्वयं भी कर रहे हैं तो उसमें वो देखते हैं कि एक्सपर्ट कौन है, तो उसका भी वो बाह्य श्रुतिकरण कर लेते हैं। ठीक है, बाह्य श्रुतिकरण की जो स्थिति उस व्यवसाय की उभरती पद्धति के रूप में माने जाने योग्य बनाती है, वह है मूलभूत व्यवसाय नीति और दर्शन के रूप में इसकी बढ़ती स्वीकार्यता, जो कि इससे पहले की सभी कुछ स्वयं करने के दर्शन के ठीक विपरीत है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है बाह्य श्रुतिकरण का कार्यक्षेत्र। बाह्य श्रुतिकरण में 4 प्रमुख खंड सम्मिलित होते हैं: संविदा उत्पादन, संविदा शोध, संविदा विक्रय और सूचना विज्ञान। ठीक है, शब्द बाह्य श्रुतिकरण सूचना प्रौद्योगिकी जन्य सेवाओं अथवा व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य श्रुतिकरण के साथ अधिक लोकप्रिय रूप से संलग्न होता है। इससे भी अधिक लोकप्रिय शब्द कॉल सेंटर है, जो कि ग्राहक उन्मुख स्वर आधारित सेवा उपलब्ध करवाते हैं। व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य श्रुतिकरण उद्योग का लगभग 70% राजस्व कॉल सेंटरों से आता है, 20% उच्च आयतन निम्न मूल्य डाटा कार्य से और बाकी 10% उच्च मूल्य सूचना कार्य से आता है। ग्राहक सेवा अधिक परिमाण में कॉल सेंटर गतिविधियों का 24 घंटे 7 दिन अंध-बंद ग्राहक के प्रश्न एवं शिकायतें अर्थात और बाह्य बंद अर्थात ग्राहक सर्वेक्षण, भुगतान, अनुवर्ती और टेली विपणन गतिविधियां यातायात के साथ निर्वहन करती हैं। चित्र 5.5 विभिन्न प्रकार की बाह्य श्रुतिकरण गतिविधियों को रेखांकित करता है। ठीक है, जिसके बारे में हम अब विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं चित्र 5.5। ठीक है, बाह्य श्रुतिकरण सेवा प्रदाताओं के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे गिवन है आपको बाह्य श्रुतिकरण सेवा प्रदाता कितने टाइप के हैं। ये 2 प्रकार के हैं, एक है हमारा आबद्ध सेवा प्रदाता और दूसरा हमारा तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता। तो आबद्ध सेवा प्रदाता क्या होते हैं? ऐसा सेवा प्रदाता जो इस प्रकार की सेवा सिर्फ एक फर्म को उपलब्ध करवाने के लिए ही स्थापित हुआ है। ठीक है, इस फर्म की स्थापना सिर्फ एक ही प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए हुआ है, यानी कि ऐसा सेवा प्रदाता जो कि सिर्फ एक ही फर्म को सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित हुआ है। ठीक है, उसकी विभिन्न शाखाएं हो सकती हैं, लेकिन वो फर्म एक ही होगी जिसको सेवा प्रदान करने के लिए उसकी स्थापना की गई है। ठीक है, फिर आता है हमारा तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता। इसमें क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या है, चलिए समझते हैं इसको। वह व्यक्ति फर्में होती हैं जिनकी कुछ प्रक्रियाओं जैसे कि मानव संसाधन इत्यादि में विशेषज्ञता होती है और वह अपनी सेवाएं ग्राहकों के एक बड़े वर्ग को, जो कि पूरे उद्योग में फैले होते हैं, उपलब्ध करवाती है। ठीक है, इस तरह के सेवा प्रदाता बाह्य श्रुतिकरण की शब्दावली में क्या कहलाते हैं, हमारे समस्तर कहलाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वह केवल 1 या 2 उद्योगों में विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि ये 1 या 2 उद्योग में विशेषज्ञ हो सकते हैं। मतलब आबद्ध सेवा प्रदाता के लिए सिर्फ एक फर्म के लिए ही निर्मित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, और उनके लिए गैर मुख्य से लेकर मुख्य तक अनेकों प्रक्रियाओं का निष्पादन करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता हमारे हैं बेसिकली 2 टाइप के। ठीक है, एक हो गया ये और दूसरा हो गया हमारा ये। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, बाह्य श्रुतिकरण की आवश्यकता। तो हमारा अगला टॉपिक है अब बाह्य श्रुतिकरण की आवश्यकता। जैसा कि कहा जाता है, आवश्यकता सभी आविष्कारों की जननी है। इसे बाह्य श्रुतिकरण के विचार से भी सत्य कहा जा सकता है। जैसे कि अध्याय के प्रारंभ में विवेचन किया जा चुका है कि कम लागत पर उच्च गुणवत्ता का वैश्विक प्रतिस्पर्धी दबाव, सदा मांग करने वाले ग्राहक और उदीयमान तकनीकी व्यवसाय प्रक्रियाओं की ओर
पुनर्दृष्टि अथवा पुनर्विचार के लिए अग्रसर करने वाले 3 प्रमुख कारक हैं। ठीक है, इन्हें बाह्य श्रोतीकरण की ओर उन्मुखता किसी दबाव के कारण नहीं अपितु पसंद चुनाव के कारण है। ठीक है, बाह्य श्रोतीकरण के कुछ प्रमुख कारणों और लाभ भी हैं जिनका विवेचन नीचे किया गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अब देख लेते हैं हम। सबसे पहले है हमारा ध्यान केंद्रित करना। आप शैक्षिक और पाठ्येतर गतिविधियों में बहुत सी चीज़ें करने में अच्छे हो सकते हैं, फिर भी यदि आप अपने सीमित समय और धन को उत्कृष्ट कुशलता और प्रभावपूर्णता के लिए केवल कुछ ही चीज़ों में लगा सकते हैं तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार व्यावसायिक फर्में भी कुछ क्षेत्रों जिनमें उनके पास विशिष्ट क्षमताएं एवं सामर्थ्य उपलब्ध है में ध्यान केंद्रित कर अन्य बची हुई गतिविधियों को अपने बाह्य श्रोतीकरण साझेदार को सौंपने की महत्ता को महसूस कर रही है। आप जानते हैं कि उत्पादकता अथवा मूल्य सृजन के लिए एक व्यवसाय अनेकों प्रक्रियाओं में संलग्न रहता है, जैसे कि क्रय एवं उत्पादन, विपणन और विक्रय, शोध एवं विकास, लेखांकन और वित्त, मानव संसाधन और प्रशासन इत्यादि। फर्मों को अपने आप को परिभाषित अथवा पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए उन्हें यह जानने की आवश्यकता होती है कि क्या उन्हें उत्पादक अथवा विपणन संस्था कहा जाए। इस प्रकार व्यवसाय के कार्य क्षेत्र को सीमित करना उन्हें अपना ध्यान और संसाधनों की बेहतर कार्यकुशलता और प्रभावपूर्णता के लिए केंद्रित करने में सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, उत्कृष्टता की खोज। आप श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के लाभों से परिचित हैं। बाह्य श्रोतीकरण 2 प्रकार से फर्मों को उत्कृष्टता हासिल करने में सहायक होता है। सबसे पहला है, फर्म उन गतिविधियों में उत्कृष्टता हासिल कर सकती है जिनमें वह सीमित मात्रा में ध्यान केंद्रित करने के कारण अच्छा कर सकती है। ठीक है, और दूसरा वह अपनी बाकी बची हुई गतिविधियों की संविदा उन लोगों को प्रदान कर जो कि उनके निष्पादन में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी क्षमताओं में विस्तार द्वारा भी उत्कृष्टता हासिल कर सकती है। उत्कृष्टता की खोज में न केवल यह जानना आवश्यक है कि आपको किस पर ध्यान केंद्रित करना है, बल्कि यह भी आप दूसरों से अपने लिए क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, तीसरा आता है हमारा लागत की कमी। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक न केवल वैश्विक गुणवत्ता बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धी कीमतों को भी आवश्यक बना देती है। प्रतिस्पर्धी दबाव के कारण जब कीमतें कम हो रही हों तो अस्तित्व और लाभ प्रदाता बनाए रखने का एकमात्र तरीका लागत में कमी करना होता है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण गुणवत्ता में सुधार के अलावा लागत भी कम करते हैं। ऐसा बाह्य श्रोतीकरण साझेदारों को वृहद पैमाने पर उत्पादन के लाभ के कारण होता है, क्योंकि यह एक जैसी सेवा अन्य अनेक संगठनों को प्रदान करते हैं। विभिन्न देशों में फैले उत्पादन के साधनों की कीमतों में अंतर भी लागत में कमी लाने वाला एक कारक है। उदाहरण के लिए भारत कम लागत पर उपलब्ध आवश्यक मानव श्रम की उपलब्धता के कारण बड़े पैमाने पर शोध एवं विकास, उत्पादन, सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी जन्य सेवाओं के बाह्य श्रोतीकरण का पसंदीदा गंतव्य स्थल है। ठीक है, पसंदीदा गंतव्य स्थल है बाह्य श्रोतीकरण का। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है गठजोड़ द्वारा विकास। जिस सीमा तक आप दूसरों की सेवाएं ग्रहण करेंगे उस सीमा तक आपकी निवेश की आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, क्योंकि अन्य लोगों ने आपके लिए उन गतिविधियों में निवेश किया होता है। यहाँ तक कि यदि आप अपने बाह्य श्रोतीकरण साझेदार के व्यवसाय में हिस्सेदारी चाहेंगे तब भी आप न केवल उसके द्वारा आपको उपलब्ध करवाई गई कम लागत एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता सेवाओं का लाभ प्राप्त करेंगे, अपितु उसके द्वारा किए गए संपूर्ण व्यवसाय से हुए लाभ में भी हिस्सेदारी से लाभान्वित होंगे। इस तरह आप तीव्र गति से विस्तार कर पाएंगे, क्योंकि निवेश योग्य कोषों की एक धनराशि के परिणाम स्वरूप वृहद संख्या में व्यवसाय सृजित होंगे। वित्तीय प्रतिफलों के अलावा बाह्य श्रोतीकरण अंतर संगठन जानकारी में हिस्सेदारी और सम्मिलित अधिगम को भी सुगम बनाता है। यह उन कारणों की भी व्याख्या करता है कि क्यों आज फर्में न केवल अपनी सामान्य गैर मुख्य प्रक्रियाओं बल्कि अपनी अन्य सामरिक एवं मुख्य प्रक्रियाओं जैसे कि शोध एवं विकास के बाह्य श्रोतीकरण से लाभ उठा रही हैं। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट आता है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। ठीक है, तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहन कैसे प्राप्त होता है, चलिए देख लेते हैं। बाह्य श्रोतीकरण उसमें अधिक देश की
भौगोलिक सीमाओं से बाहर यानी कि ऑफशोर बाह्य स्रोतीकरण अतिथेय मेजबान देशों अर्थात वह देश जहां से बाह्य स्रोतीकरण किया गया है में उद्यमशीलता, रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहन देता है। उदाहरण के लिए भारत में अकेले सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्यमशीलता, रोजगार और निर्यात में ऐसी आश्चर्यजनक हुई है कि जहां तक सॉफ्टवेयर विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी जन्य सेवाओं में वैश्विक बाह्य स्रोतीकरण का संबंध है, हम निर्विवाद रूप से अग्रणी हैं। वर्तमान में $50 बिलियन के 1 बिलियन जो है 100 करोड़ के बराबर है सूचना तकनीक क्षेत्र के वैश्विक बाह्य स्रोतीकरण में हमारा हिस्सा 60% है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि बाह्य स्रोतीकरण से हमारे देश के आर्थिक विकास को कितना लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है बाह्य स्रोतीकरण के सरोकार। चलिए इसको देख लेते हैं। आप उन सरोकारों की जानकारी लेना नितांत आवश्यक होगा जिनसे बाह्य स्रोतीकरण घिरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले है गोपनीयता। बाह्य स्रोतीकरण बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना एवं जानकारी की हिस्सेदारी पर निर्भर करता है। यह बाह्य स्रोतीकरण साझेदार गोपनीयता नहीं बरतता। उदाहरण स्वरूप वह इसे प्रतिस्पर्धियों को पहुंचा देता है तो यह उस पक्ष के हितों को हानि पहुंचा सकता है जिसने अपनी प्रक्रियाओं का बाह्य स्रोतीकरण करवाया है। यदि बाह्य स्रोतीकरण से संपूर्ण प्रक्रिया एवं उत्पाद शामिल हो तब यह जोखिम होता है कि कहीं बाह्य स्रोतीकरण साझेदार इस जानकारी से एक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय ना प्रारंभ कर ले। ठीक है, मतलब इसमें गोपनीयता की कमी रहती है। इसमें आपके कंपटीटर को आपके अंदर की बातें पता चल सकती हैं और आपका बाह्य स्रोतीकरण वाला जो है वो कहीं आपके ही कंपटीशन में कोई व्यवसाय प्रारंभ ना कर ले। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा परिश्रम यानी कि स्वेट खरीदारी। व्यवसायिक फर्में जो बाह्य स्रोतीकरण करवाती हैं अपनी लागतें कम करने का प्रयत्न करती हैं। वह मेजबान देशों की निम्न मानव संसाधन लागत का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करती हैं। अधिकतर यह देखा गया है कि चाहे वह उत्पादन क्षेत्र हो अथवा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, जिस कार्य का भी बाह्य स्रोतीकरण किया जाता है वह इस प्रकार का घटक अथवा कार्य होता है जो कि एक बेलोच निर्धारित प्रक्रिया पद्धति के अनुपालन के लिए आवश्यक कौशल से परे बाह्य स्रोतीकरण साझेदार के सामर्थ्य एवं क्षमताओं में बहुत अधिक वृद्धि नहीं करता है। इस तरह बाह्य स्रोतीकरण करवाने वाली फर्म जिसे देखने का प्रयत्न करती हैं वह चिंतन कौशल के विकास के बजाय कार्य कौशल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है 5.6 बाह्य स्रोतीकरण की संरचना। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस बाह्य स्रोतीकरण के क्षेत्र को जो दर्शाता हुआ चित्र है उसको जूम कर लिया है। तो अब हम देखते हैं बाह्य स्रोतीकरण जो है आपका वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 भागों में विभाजित है। सबसे पहले हमारा वैश्विक और फिर हमारा स्थानीय। ठीक है, और स्थानीय में फिर सबसे ऊपर आता है हमारा गैर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित। ठीक है, और इसके जो भाग हैं वो हैं 2। सबसे पहले पार्श्व, उसके बाद है आपका ग्राहकोन्मुख। ठीक है, पार्श्व में आपका आता है शोध एवं विकास। ठीक है, और आता है उत्पादन, जबकि ग्राहकोन्मुख में आपका केवल विपणन आता है। ठीक है, यानी कि मार्केटिंग। अब हम चलते हैं इसके दूसरे भाग को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाह्य स्रोतीकरण जो है उसका जो दूसरा भाग है वो है सूचना प्रौद्योगिकी आधारित। ठीक है, इसके भी 2 भाग आपको देखने को मिलते हैं। एक मिलता है पार्श्व और दूसरा मिलता है ग्राहकोन्मुख। ठीक है, पार्श्व में इसमें आपका एक पार्ट होता है मुख्य और दूसरा होता है आपका गैर मुख्य यानी कि द्वितीयक, और ग्राहकोन्मुख में आपका होता है गैर स्वर और एक होता है स्वर आधारित। ठीक है, और मुख्य में भी आपके फिर 2 भाग होते हैं, एक होता है बैंकिंग और दूसरा होता है बीमा। ठीक है, और गैर मुख्य यानी कि द्वितीयक जो है आपका उसके भी 2 भाग होते हैं, एक होता है मानव संसाधन और प्रशासन और दूसरा होता है लेखांकन एवं वित्त। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम चित्र में आगे देखते हैं तो ग्राहकोन्मुख में गैर स्वर जो उसका भाग है इसका कोई और भाग नहीं होता, जबकि स्वर आधारित में यह 2 भागों में विभक्त होता है। एक होता है अंतबंध और दूसरा होता है बाह्य बंध। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारी बाह्य स्रोतीकरण की संरचना। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे बाह्य स्रोतीकरण के सरोकार। तो तीसरा सरोकार है हमारा नैतिक सरोकार। ऐसी जूता कंपनी का विचार कीजिए जो अपनी लागत कम करने के लिए
अपने उत्पादन का बाह्य स्रोतीकरण ऐसे विकासशील देश को करती है जहां बाल श्रमिकों औरतों से फैक्ट्रियों में कार्य करवाया जाता हो, जबकि अपने देश में वह ऐसा बाल श्रम पर रोक लगाने वाले सख्त कानून की वजह से नहीं कर सकती। तो क्या ऐसे देश में जहां बाल श्रम गैरकानून नहीं है या फिर वहां कानून कमजोर है, लागत कम करने का यह तरीका नैतिक है? इस प्रकार कार्य का बाह्य स्रोतीकरण उन देशों को करना है जहां लिंग के आधार पर, मजदूरी के आधार पर भेदभाव किया जाता है, क्या नैतिक है? तो बाह्य स्रोतीकरण में कई बार नैतिक सरोकार का भी दरकिनार हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट, जो कि है गृह देशों में विरोध। उत्पादन, विपणन, शोध एवं विकास और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं की सुविधाएं बाहर देने पर आखिरकार जो भी बाहर जाता है वह होता है रोजगार एवं नौकरियां। इसके फलस्वरूप गृह देश अर्थात वह देश जहां से नौकरियां बाहर भेजी गई हैं में विरोध पनप सकता है, विशेषकर उस परिस्थिति में जब देश बेरोजगारी की समस्या से त्रस्त हो, जैसे कि अभी भारत का हाल है। ठीक है, उपरोक्त उल्लिखित सरोकार हालांकि अधिक मायने नहीं रखते हैं क्योंकि बाह्य स्रोतीकरण लगातार फल फूल रहा है। जैसे कि भारत एक वैश्विक बाह्य स्रोतीकरण केंद्र के रूप में उभर आया है। यह उद्योग अनुमानतः एक तीव्र वृद्धि दर से बढ़ेगा। 1998 में 23,000 व्यक्ति और $10 मिलियन प्रति वर्ष से 2008 तक लगभग 1 मिलियन व्यक्ति और $20 मिलियन से अधिक राजस्व। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह अध्याय होता है समाप्त। धन्यवाद।